दोस्तों, शाश्वत मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज रंग विमर्श एक मुलाकात में रूबरू होंगे विजय कुमार सिंह जी से, जो गोरखपुर में जन्मे और गोरखपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के पश्चात भारतीय नाट्य अकादमी से आर्ट फॉर्म में डिप्लोमा किया और वर्तमान में सेंटर डायरेक्टर एनएसडी टीआईई विंग त्रिपुरा में कार्यरत हैं। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं, उनके व्यक्तित्व से परिचित होते हैं। विजय जी का मंच पर स्वागत करते हैं। मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है विजय जी। नमस्कार। सवाल जी, थैंक यू और सबसे पहले हम सबसे यही जानना चाहते हैं कि रंगमंच की जो यात्राएं करके आप कैसे जुड़े, नाटकों से कैसे जुड़े? अच्छा, जी तो जैसा कि आप परिचय दे रही थी, गोरखपुर से मैं हूँ। तो जी गोरखपुर में एक्चुअली मैं एमए तक तो मैं क्रिकेट खेलता था, और नेशनल तो नहीं, लेकिन इंटरयूनिवर्सिटी लेवल तक एक मतलब एक खिलाड़ी की तरह ही था। जी तो जी उसमें से हमारे जो कुछ खिलाड़ी थे, वो लोग नाटक भी करते थे। तो मैंने उनसे जी पूछा कि शाम को क्या करते हो? तो बोले नाटक करते हैं। हमने कहा मैं भी देखने आऊंगा कि कैसे करते हो तुम लोग, स्टेज पे परफॉर्मेंस कैसे करते हो। तो प्रैक्टिस के बाद वो लोग अपना शाम को फिर 7 बजे इकट्ठे होते थे। इंस्टीट्यूट्स था, वहाँ पे सब लोग रिहर्सल करते थे, तो मैं जाके देखता था उनको। जी तो उस समय एक पीयूष कांत थे, उनका युवा संगम था, तो वो कोर्ट मार्शल नाटक कर रहे थे, तो जी उसकी रिहर्सल करते थे वो। तो अब मैं बैठ के देखता था, फिर उनकी डिस्कशन होती थी, वो सब देखता था। तो एक दिन उन लोगों ने डिस्कशन करने लगे, यार नाटक तो कर रहे हैं, लेकिन इसकी कॉस्ट्यूम कैसे होगी? हम लोग के जी पास पैसा तो है नहीं किसी के पास, ये इतनी बड़ी कॉस्ट्यूम कैसे सिलेंगे? रिहर्सल चलती जा रही है और उसका कोई एंड नहीं होगा। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो मैं उन लोगों को सुन रहा था। तो मैंने एक आइडिया दिया उनको। मैंने कहा ऐसा है कि जो एनसीसी के लोग होते हैं, उनके पास बहुत सारे कॉस्ट्यूम होती हैं। जी तो उस कॉस्ट्यूम को हम लोग ले उनसे चल के रिक्वेस्ट करते हैं एनसीसी के। मैं तो उन्होंने कहा यार हम लोग तो नहीं जानते, तुम जानते हो तो कोशिश करो, देखो अगर मिल जाए। तो मैं हम्म, गया, एनसीसी के बहुत अच्छे लोग थे, उनसे मैंने बात की कि हम लोग इस तरह का नाटक है। तो उन लोगों ने बहुत मदद की हमें, जी वो सब बताने में भी कि कौन ब्रिगेडियर कैप्टन के बीच में क्या अंतर होता है, उनकी उनके फ्लैग्स फ्लैग्स जो लगते हैं। तो उन्होंने बताया, सारा डिटेल भी दिया, लिखा, मैंने सब नोट किया। और जी उन्होंने फिर मुझे कहा कि मैं ये आपको दे दूंगा 1 हफ्ता पहले, सामान जो जी जूते होते, बेल्ट वेल्ट सब कुछ, टोपी ओपी, पूरा जितनी भी कॉस्ट्यूम। उसकी कोर्ट मार्शल, हाँ कोर्ट मार्शल की पूरी कॉस्ट्यूम उन्होंने मुझे दे दी। उसमें से फिर हम लोगों ने उसको थोड़ा रिपेयर करके सब दिया। तो उस दौरान ये देख करके लोग, मतलब मैंने उनकी मदद की। तो मुझे नहीं मालूम था कि ये मैंने कॉस्ट्यूम डिजाइन कर दी है जी बैक स्टेज में। और बहुत अप्रिशिएट किया गया कि तो बहुत बड़ा काम था जो कंप्लीट हुआ, और बहुत अच्छा लुक उसका आया, और हम लोगों ने जी उसको बनाया भी बहुत अच्छे से। तो वहां से शुरुआत हो गई। और इसके बाद फिर सन्ने का वहाँ वर्कशॉप था, तो एक सिंहासन खाली है, फिर ललित सिंह पोखरिया जी आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा एक एसएनए का ही वर्कशॉप थी, उसमें एक नाटक किया था। तो जी इस तरह से 2-3 नाटक किए, और इसके बाद ये लगा कि अभी आगे क्या करना है। क्रिकेट भी अभी मैं धीरे धीरे कम कर दिया था, तो आगे तो इसको जानना था कि ये और कैसे होता है। तो उन्होंने बताया एक बीएनए है, भारत हिंदू नाटक अकादमी यहाँ होता है, एक एनएसडी भी है। तो जी हमने कहा कि बीएनए में पहले ट्राई मारते हैं। तो ये हमारे पास 2-4 नाटक ही थे, अनुभव कम था। तो मैं गया बीएनए, तो वहाँ बंसी कौल जी और कीर्ति जैन जी इंटरव्यू ले रहे थे हम लोगों का। तो उन्होंने मतलब सेलेक्ट कर लिया, और 2 साल हमने फिर बीएनए में पढ़ाई की। और इन 2 साल के दौरान कीर्ति जैन जी का भी एक होली प्ले था, और रुद्र सेन गुप्ता जी एक्सेप्शन एंड रूल लेक उन्होंने करवाया था। जी राजेंद्र नाथ जी थे, जाम्बे जी ने फाकत नाटक किया। तो ऐसे 4-5 नाटकों में उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान काम हुआ। और बहुत सारे और भी बहुत सारे टीचर्स जो एनएसडी से आए थे, वागेश सिंह, हेमा सिंह, इस तरह के लोग भी थे। जी अनामिका हक सर जी ने बहुत हम लोग के काम को, मतलब सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ तो उनके काम से, क्योंकि वो थोड़ा अलग हट के ट्रेनिंग उन्होंने क्रिएट की। और जी वो ट्रेनिंग बहुत यूजफुल थी एज अ क्रिएटिव ग्रोथ के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए। जी तो उसके बाद थिएटर में एक और डेप्थ में चले गए कि अरे ये तो बहुत जबरदस्त है। वहाँ वहाँ बहुत सारी किताबें थी, बहुत वर्ल्ड थिएटर, इंडियन थिएटर और फोक और हर तरह की चीजें पढ़ने में मिलता था। तो वो और अच्छे अच्छे लोग आते थे, और सब लोग उसको बताते भी थे कि तो एक अलग दुनिया बिल्कुल। इनकाउंटर हुई मुझे मेरी सबसे पहले। फिर उसके बाद वहां से बीएनए करने के बाद फिर ये हुआ कि क्या करेंगे। तो एक एरेनिस रेपेट्री निशी पांडे जी ने शुरू की थी, एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो वहां पे ये वो तो है लड़की, एक नाटक हुआ
उसमें मैंने हम लोग नरेश एक पूरा का पूरा बैच ही 5-6 लोगों का एरेनिस रेपेट्री में काम करता था जो पास आउट हुआ था। तो उसके बाद फिर एक नाटक मुझे एम्प्टी माइंड करके मुझे भी डायरेक्ट करने का मिला, जो एक्सपेरिमेंटल था, कुछ कोलाज जैसा मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, रेगुलर नाटक नहीं था वो। जी इसके बाद 1 साल बाद वो उन्होंने उसको डिसॉल्व कर दिया। तो फिर ये हुआ कि आप क्या करेंगे, तो अभी ये हुआ कि फिर दिल्ली की तरफ कूच किया। बहुत सारे हमारे फ्रेंड लोग दिल्ली में थे, हमारे सीनियर थे एक जगत सिंह रावत, उन्होंने कहा कि भाई वहाँ ही कुछ स्कोप है। वो पहले वहाँ दिल्ली में अनामिका जी के साथ या अनुराधा जी के साथ वो बहुत नाटक वाटक करते थे, तो जी उन्होंने थोड़ा हेल्प किया। तो हम दिल्ली आ गए और वहाँ पे हमने फिर मुझे एक स्कॉलरशिप ये मिली, ये फेलोशिप मिली वन मैन शो के लिए। जी तो एक शाहजहांपुर के राजेश कुमार जी हैं, उनके 2 नाटक वन मैन के लिखे हुए थे, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी और पागल की डायरी। तो उसको मैं लगातार परफॉर्म करने लगा। तो जी दिल्ली में भी किया और भी कई जगहों पे स्टेट में जाकर के परफॉर्म करता था, लेकिन बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं होती थी, जिस परफॉर्मेंस करते थे। तो अब जी जी धीरे-धीरे प्रश्न ये उठता था कि अर्निंग क्या होगी और हम कहाँ सेटल्ड हों? हमें क्या मुंबई जाना चाहिए? बहुत सारे लोग, हमारे दोस्त लोग मुंबई जा चुके थे, तो क्या करें? तो उस दौरान एनएसडी में ही फिर कीर्ति जैन जी के साथ एक प्ले किया हमने, और कितने टुकड़े, और उसी समय पूर्वा एक फेस्टिवल हुआ था महिला रंग निर्देशकों के ऊपर। तो उस दौरान जी काम करते हुए एनएसडी के अंदर मैं घुस गया एनएसडी में। तो उसमें ये पता चला कि टीआई कंपनी भी है, थिएटर एजुकेशन कंपनी है वो जो काम करती है। एक बार कीर्ति जी ने मुझे बताया कि ये कंपनी है, ये इस तरह से बच्चों के साथ काम करती है। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि ये तो कहे अगर तुम चाहो तो उसमें काम कर सकते हो, पहले उनके समर थिएटर वर्कशॉप्स में जुड़ो, फिर धीरे धीरे आगे तुम बढ़ जाओगे। तो फिर मैंने समर थिएटर वर्कशॉप में, फिर उनके संडे क्लब में इस तरह से काम किया। तो फिर इसके बाद रेपेट्री के लिए मैंने फिर एग्ज़ाम दिया, जी तो जी उसमें सेलेक्ट हुआ मुझे तो सन 2003 में। तो 9 साल फिर वहाँ काम किया मैंने। और जी उस दौरान फिर एक, पहले तो एडल्ट मेन स्ट्रीम थिएटर में काम करता था, अचानक से वो थिएटर फॉर यंग ऑडियंस हो गई, यानी कि बच्चों के साथ काम करना। अब मुझे लगा कि ये पूरी दुनिया ही अलग है, ये दुनिया फिर अलग है, क्योंकि बच्चों के लिए स्पेशलाइज काम था जो पूरे देश में कहीं नहीं जी था, वहाँ था। और बाहर से डायरेक्टर्स बहुत आते थे, और एनएसडी के अंदर ही 2 तरह की चीज़ें थी कि हम लोग बेसमेंट में काम करते थे, तो बाहर के लोगों को नहीं पता होता था कि एनएसडी के ये बेसमेंट में क्या काम होता है। और हम तो खैर दोनों तरह के रंगमंच के बारे में जानते थे। जी तो उसका एक अध्ययन फिर से शुरू हुआ। और चूंकि एनएसडी के अंदर बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, तो मैं तो 9 सालों में खूब लाइब्रेरी को पढ़ा, देखा और सीखा उसमें से। हर दिन मैं अपने लिए समय निकालता था 1-2 घंटे शाम को, तो लाइब्रेरी में गुजारता था। उससे पहले मैं संगीत नाटक की लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता था। संगीत नाटक में बहुत सारा थिएटर एजुकेशन की किताबें थी जी तब, और मेन स्ट्रीम की थी। बहुत अच्छी लाइब्रेरी है संगीत नाटक अकादमी की दिल्ली में, और साहित्य अकादमी की तो है ही है लाइब्रेरी, और एनएसडी की भी बहुत अच्छी लाइब्रेरी। तो तीनों में मेरा काफ़ी समय जाता था। जी और बाकी ये प्रैक्टिसेस और ये जो जॉब थी हमारी, इसमें काम करता था मैं। तो ये काम करते हुए उस दौरान फिर परफॉर्मेंस जो है दूसरे तरह की परफॉर्मेंसेस शुरू हो गई। तो उसमें हमने अब्दुल लतीफ़ खटाना जी का किताबों में हलचल नाटक, या देवेंद्र राज अंकुर जी ने प्रेमचंद की कहानियाँ की। हेलो टू माई सेल्फ त्रिपुरारी शर्मा जी की डायरेक्शन में हुआ था। और माया राव एक आई, उन्होंने थिएटर इन एजुकेशन रमाबाई प्ले किया। तो वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट का प्ले था, यानी कि जो एक्चुअली जो थिएटर एजुकेशन कॉन्सेप्ट है उसका वो क्लासिक फॉर्म में वो प्ले था, कि जी जिसमें पार्टिसिपेशन होता है, जिसमें इसमें टेक्निक ही अलग है, डिफरेंट थी। जी कि एक एक्टर टीचर जो है बहुत आराम से उसको रिसर्च करते हैं लंबे समय तक, और फिर बच्चों के सामने ले जाते हैं और बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, और बच्चों से बहुत सारे रोल के थ्रू इन्वॉल्वमेंट लेते हैं, और उसके ऊपर फिर उनके रिफ्लेक्शंस लेते हैं बच्चों के। तो ये पूरा प्ले का स्ट्रक्चर होता था। बीच बीच में प्ले रुकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ इमेजेस आती हैं, कुछ सीन्स आगे बढ़ते हैं। इसमें फैसिलिटेटर होता है जो बीच में कनेक्ट करता है एक्टर और इसके बीच में। तो ये डिफरेंट टेस्ट का प्ले था। इसमें कम ऑडियंस होती है, मतलब 2 साइड में ऑडियंस बैठी, तो 50-60 से ज़्यादा दर्शक इसमें नहीं रखते। वो दर्शक नहीं होते एक्चुअली, वो पार्टिसिपेंट होते हैं, पार्टिसिपेशन जी करते हैं वो। तो उस तरह के प्ले थे। कई ऐसे हल्के फुल्के पार्टिसिपेशन के प्ले भी उसमें हमने किए। तो इस दौरान ये फिर बच्चों के साथ वर्कशॉप हर महीने होती, हर ईयर के लास्ट में समर में होती थी। तो जी उसमें एक अलग तरीके की टेक्निक काम करती थी बच्चों के साथ काम करने की, जिसमें हम लोग बच्चों के
पर्सनालिटी या उनकी ग्रोथ को, उनकी क्रिएटिविटी को लेकर के काम कर रहे हैं। और इसमें एक अलग तरीके का अप्रोच था काम करने का। वो अप्रोच डिफरेंट था, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच था। एक्चुअली बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे किस लेवल पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको ध्यान देना, उसको हमें मदद करनी है, ना कि उनको डायरेक्ट करना है किसी चीज़ को। तो वो वहाँ पे काम करते हुए फिर उनके साथ प्ले भी बनाना होता था, वो अलग किस्म से प्ले तैयार होते थे। तो उसमें टेक्निकल में तो बहुत सारे आप क्रिएटिव ड्रामेटिक्स का यूज़ करते हैं, या जैसे एक्टर प्रिपरेशन में थिएटर गेम्स, इम्प्रोवाइजेशंस और डिस्कशंस, बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो वैसे ही यूज़ उन बच्चों के साथ भी होता था, लेकिन उसमें कोई फोर्स नहीं होता है बच्चों के ऊपर कि आपको ऐसे ही करना है। वो बच्चे जिस लेवल पे उसको एक्सप्लोर कर दें, उसी में उनकी इम्प्रूवमेंट को देखना है और आगे उनको बढ़ने में मदद करना है। तो ये विजय जी, चीज़ें। हाँ जी जी बताएं। मैं यह एक जानना चाह रही थी कि जब आप जी, बीएनए का प्रशिक्षण जो आपने लिया, तो वो नाटकों हाँ। में कितना मतलब आपके सहायक हुआ, कितना काम आया, किस तरह से? चूँकि क्या है ना कि हमने बहुत लेट जी एमए के बाद शुरू किया था नाटक, तो नाटक जी में बहुत ज़्यादा हम डेप्थ में नहीं जा तो वो हमारे लिए शुरुआती दौर था। तो हर चीज़ एक्चुअली जब आप बीएनए में जब आते हैं तो बड़े-बड़े विषय एक साथ आने शुरू हो गए। जी ये तो चूँकि बैकग्राउंड एमए करके गए थे, तो हमें ये पता था कि ये विषय जो हैं कुछ इसमें थ्योरेटिकल थे, कुछ इसमें प्रैक्टिकल थे, नाटक बनाने की टेक्निक है, कुछ डिज़ाइनिंग के लिए बारे में बात हो रही है, कुछ डायरेक्शन के बारे में बात हो रही है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट उसमें थे एक्सप्लोर करने जी के, काम करने के। तो वो एक, वही तो मैंने बोला ना कि दुनिया ही अलग थी ना, तो इसलिए जब हम समझने में बड़ा टाइम लगता है कि ये क्या चीज़ हमें जी सिखा रहे हैं और ये क्या हमारे काम आएगा। लेकिन एक दिमाग में रहता था कि यार सब लोग तो फिल्मों में जाने की सोच रहे हैं, तो एक्टिंग जी वाला एरिया लोग तो जल्दी कैच कर लेते थे, बाकी जी पढ़ाई में नहीं। लेकिन मैंने बीएनए में ये मोटो बनाया हुआ था अपना कि मुझे सीखनी हर चीज़ है, बाद में हम रिजेक्ट कर देंगे। जी एज ए स्टूडेंट मैंने ये तय कर लिया था कि जो भी चीज़ यहाँ सिखाई जाएगी उसको अच्छे से सीखेंगे, और बाद में हम इसमें फिर चुनाव करेंगे कि कौन सी चीज़ मेरे लिए ठीक है, नहीं है। तो उसी कारण से मुझे मृगान शर्मा वहाँ का बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड भी दिया कि मुझे जी मालूम नहीं था कि मैं सब चीज़ में अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जी मोटो था कि मैं सब चीज़ सीखूं, रेगुलर क्लास में रहना, रेगुलर सीखना, अटेंड करना, और जो भी टीचर आते थे उनकी सब चीज़ को अपनी तरफ से, शायद इसीलिए उन्होंने मुझे इस तरह का चुना। लेकिन कोई हमसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग भी थे, लेकिन वो क्लास नहीं करते थे, या कभी वो कुछ बहुत सारी चीज़ें नहीं समझते थे, तो वो भी एक उनका था। तो प्रोजेक्ट बनाना या प्रोजेक्ट सबमिट करना, पढ़ना, हर टीचर की जो डेमो है उसमें अच्छे से बढ़ चढ़ के भाग लेना, ये सब काम था। तो उससे एक जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आया। बहुत अब असल में इसमें फ़िलॉसफ़ी भी बहुत सारी होती है, बहुत सारे थिएटर के बारे में सुनते हैं, लोगों के बारे में सुनते हैं, अच्छा लगता है। तो ये पता चलने लगता है कि जीवन को देखने का एक दृष्टि ये सपोर्ट दे रहा है, ये हमें जीवन को बिल्कुल देखने के लिए एक बिल्कुल सपोर्ट दे रहा है, कहीं न कहीं। तो अच्छा लगता है कि यंग एज में तो मतलब जितनी चीज़ें सीखें उतनी चीज़ें कम ही होती हैं। बेहतर बिल्कुल। मैं एक बात बाद में बताऊँगा, जो आप मुझे लास्ट में मैं जी, मैं कंपाउंडिंग के बारे एक में चीज़ बताऊँगा और यहाँ पे कि मैं जानना चाहूँगी। अभी आपने जैसे कि कहा कि लाइब्रेरी हर जगह है, स्कूलों में भी हुँ, होती है, बीएनए में है, एसएनए में है, एनएसडी में हुँ, है। हुँ, तो मैं यहाँ जानना चाहती हूँ कि जितने मतलब बच्चे उसमें भाग लेते हैं, मतलब स्कूल में एडमिशन लेते हैं, क्या सबकी रुचि हुँ। तो होगी नहीं, क्योंकि आजकल पढ़ना कोई नहीं चाहता है। तो वो रेशियो हाँ, क्या रहता था? जी, पढ़ना देखिए कोई नहीं वो चाहता ना? जी, थिएटर में तो कभी कोई नहीं पढ़ना चाहता। वो मतलब जितना आप उनको पढ़ा दें, जी, और जितना टीचर पढ़ा दे, या जितना मिनिमम जितना ज़रूरत है, वो थोड़ा-सा, अगर कोई एक्टिंग वेक्टिंग में थोड़ी-सी रुचि होती है तो लोग पढ़ते हैं, अदरवाइज़ कोई और चीज़ को पढ़ता नहीं है। बिल्कुल। उसका नुकसान भी होता है उनको, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जी, नुकसान इसलिए होता है कि मैं इसको आगे बात को बढ़ाता हूँ जी, कि मैंने जैसे मैंने अपने लंच टाइम में 20 मिनट किताबों के साथ लाइब्रेरी में बिताता था, जो भी किताबें पढ़ता था मैं। शाम को 1 डेढ़ घंटा, एनएसडी में 3 दिन खुलती थी, तो 3 दिन हम पढ़ते थे, ज़्यादा नहीं पढ़ पाते थे, और बाकी पिछला जितना भी हमने कभी पढ़ा था। वो तो उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैं जब ये संस्थान बना सन 2012 में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जब ये टीआई विंग त्रिपुरा सेंटर जी, खोला गया,
तो उसमें फिर कीर्ति जैन जी उसकी क्रिएटिव हेड थी, तो उन्होंने कहा कि किसको भेजा जाए, क्योंकि एक एस बी कुलकर्णी जी थे, वो उसके कैंप डायरेक्टर थे, तो उनको असिस्टेंट कैंप डायरेक्टर की जरूरत थी जो टीआई जानता हो, जो उनको जी हेल्प करे, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम थिएटर के थे। वो कह रहे थे कि मैं नहीं चला पाऊंगा, मुझे नहीं मालूम है बच्चों के थिएटर वेटर में क्या कैसे होता है। जी तो अब उनको ये जरूरत थी, तो वो लोग क्या कि जब कोर्स बना लिया तो उन्होंने वो सोच रहे थे कि किताबें उताबें भी इकट्ठी की जाए ताकि वहाँ सेंटर शुरू हो सके। तो एक दिन वो मुझसे उन्होंने कहा कि ये कुछ किताबें उताबें हैं, दे दो ये। तो मैंने उनसे ये कहा कि आपकी जो एनएसडी की लाइब्रेरी है उसमें ही 50-60 किताबें हैं थिएटर एजुकेशन जी की, तो आप उसमें से क्यों नहीं ले लेते, पहले फोटोकॉपी करा लीजिए, उसके बाद में बाकी किताबें खरीदिएगा। तो उन्होंने कहा है ऐसा है क्या? हमने कहा हाँ है। और हमने कहा कि कुछ हिडन जगह हैं जहाँ पे और भी किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, जी जो जी कोई जो जो टीचर्स को पता है या उनको लाइब्रेरियन को पता है, आम स्टूडेंट वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। कि बिल्कुल एनएसडी में भी बहुत सारी हिडन जगह हैं जहाँ पे वो बहुत सारी किताबें हैं जो नहीं पहुंच पाते, वो लोग छूते ही नहीं है, ना जानते हैं। तो जी अब हम लोग के लवर है, बुक लवर, तो इसलिए हम लोग को पता होती है कहाँ है, तो ढूंढ बिल्कुल भी लेते थे कि ये किताबें हैं। तो मैंने वो किताबें उनको करवाई और फिर पूरी दुनिया से, अमेजोन अमेजन तब नया नया था, तो मैंने बहुत सारी किताबें वहां से मंगवाई। तो मैं ये कह रहा था कि मैंने किताबें पढ़ी थी तो मुझे जानकारी थी, तो मैंने तुरंत उनको बताया, तो उन्होंने तुरंत बिल्कुल मुझे सिलेक्ट कर लिया इस काम के लिए कि तुम ही असिस्टेंट कम डायरेक्टर बन के जाओगे, क्योंकि जी तुम्हें इतनी नॉलेज है किताबों के बारे में है, और 8-9 साल तुमने टीआई में थिएटर एजुकेशन कंपनी में एज ए जी आर्टिस्ट रह चुके हो, प्रैक्टिस भी कर चुके हो, तो बेस्ट है कि तुम जाओ और तुम उनको मदद करो। तो सारी किताबें ले करके फिर और भी प्रकाशकों से हम सारी किताबें लेकर के मतलब एनएसडी त्रिपुरा में शुरुआत की त्रिपुरा हम में लोगों गए ने जी इसकी। तो जी जी जी। तो और तो यहाँ पे मैं लाइब्रेरी भी जी मैंने जी जी इसीलिए त्रिपुरा में बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनाई है, और जो जी भी लोग आते हैं वो यही कहते हैं कि बहुत बेस्ट लाइब्रेरी है, चुनिंदा किताबों की लाइब्रेरी है, और जो ये विषय है थिएटर एजुकेशन, या इसको आप अप्लाइड थिएटर से जोड़ सकते हैं, तो जी इसकी सारी तरह की जितनी भी जरूरत की किताबें वो सब हैं। तो दुर्भाग्य ये है कि स्टूडेंट इसमें पढ़ते नहीं है। तो मैंने जी एक बार बहुत निराश होकर के, हमारे एक अभिलाष पिल्लई जी हैं जो डीन अभी हैं एनएसडी के, तो मैंने उनको एक बार ऐसे ही बोला था कि स्टूडेंट तो पढ़ते नहीं है, फालतू में किताबें इकट्ठा करके हम क्या करेंगे, कोई आता तो है नहीं पढ़ने, हम इसको बहुत ही जी एम्बिशियस होकर के कलेक्ट करें। करे नहीं नहीं ऐसा नहीं करो, तुम्हारा काम है तुम किताबें, बेस्ट किताबें कलेक्शन करो, कभी ना कभी जी कोई स्टूडेंट इसको पढ़ेगा जरूर। बिल्कुल तो कभी ना कभी कोई स्टूडेंट आएगा, इस उम्मीद में हमने वो सब कलेक्शन करके रखा है। तो शायद कोई स्टूडेंट को कभी जरूरत पड़े तो वो किताबें बिल्कुल पढ़ेगा और उसको मदद मिलेगी। तो मेरा बिल्कुल ये थी कि ये बैकग्राउंड इसलिए मैं बता रहा था कि ये करने के कारण ही मैं यहाँ यहाँ भी जो भी टीचर्स आते हैं वो बड़े मतलब सरप्राइज होते हैं, अरे यहाँ जी वो तो, हमने उनसे बोला कि वहाँ की लाइब्रेरी ज्यादा अच्छी है, लेकिन यहाँ आपको वो बेस्ट किताबें दिखती हैं हमारी फील्ड की, इसलिए जी आप प्रभावित होते हो, लेकिन वहां पर भी हैं, ऐसा नहीं है, वहां जी पर भी जी हैं बिल्कुल किताबें। ये बहुत बड़ी अच्छी बात बताई और एक अलग सी बात बताई आपने। अब मैं, चूंकि आप एजुकेशन से ही जुड़े हैं, तो मैं प्रश्न आपसे यही करना चाहूंगी कि थिएटर एजुकेशन क्या है, ये हमको बता दीजिए, बार बार मैं टोकू ना। और दूसरा, जो नई शिक्षा नीति के तहत जो बदलाव आए हैं, क्या क्या बदलाव आए हैं सरकार द्वारा, या जी उससे हमें बताएं जी 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 जी। जो थिएटर एजुकेशन की जो प्रैक्टिसेस हैं, मतलब अगर हम इसको हम अपनी कोर्स की बात करेंगे तो कोर्स में बहुत सारी चीजें, उसको मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन जो मूल रूप से थिएटर एजुकेशन की जो प्रैक्टिसेस हैं वो ये है कि जो इंग्लैंड में 60s में शुरू हुआ था, और 60s में वहाँ पे एक आइडिया था कि कुछ एक्टर टीचर मिल करके किसी विषय पे शोध करके 1960s और 65 के बीच में ये प्रोजेक्ट शुरू किया, स्कूलों में जा करके बच्चों के साथ नाटक करना, और ये शिक्षा इसका उद्देश्य है, यानी कि शिक्षा में नाटकीय तकनीक का प्रयोग, इसको आप कह सकते हैं। लेकिन उसमें मूल रूप से क्या था कि रिफ्लेक्शन बच्चों का लेना, बच्चे क्या सोच रहे हैं इस इशू पे, वो ज्यादा जरूरी होता था उनके लिए। तो इस तरह के इंग्लैंड में इस तरह की परिपाटी शुरू हुई, तो हमारे यहाँ तो 89 में ये संस्कार रंगटोली बनी, थिएटर एजुकेशन कंपनी बनी यहाँ। तो लेकिन वो रेगुलर तो थिएटर एजुकेशन पार्टिसिपेटरी प्रोग्राम्स नहीं करते हैं, वो पार्टिसिपेटरी प्रोग्राम मेन उसका मैथडोलॉजी है काम करने की। लेकिन इस मैथडोलॉजी के पीछे यही था कि बच्चे स्कूल के अंदर एक साथ किसी विषय पे रिफ्लेक्ट करें, जो करिकुलम के सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, वो सोशल इश्यूज भी हो सकते हैं।
और उससे उनकी सोचने की, यानी कि क्या सोचना ये नहीं, कैसे सोचना है ये डेवलप हो। कोई ऑप्शंस ढूंढें क्वेश्चंस के, और सिर्फ क्वेश्चन के ऑप्शंस ही नहीं ढूंढें, क्वेश्चन भी पूछें। ऐसा दिमाग में उनके पैदा हो, वो जब वो विजुअल देखें, या जब वो किसी कैरेक्टर से बात करें, या जो कोई इशू उनके दिमाग में चल रहा है, फीलिंग्स आ रही हैं, तो इस नाटक के थ्रू उनकी ग्रोथ हो। ऐसे नाटक की कल्पना वो इंग्लैंड में थी, तो उसी की तरह इंडिया में भी इसमें बात हुई। इससे जुड़ी हुई एक जो और चीज थी कि ड्रामा एजुकेशन एक टेक्निक थी, जिसमें एक टीचर स्कूल के अंदर, क्लासरूम के अंदर ड्रामा के कुछ कन्वेंशन और टेक्निक्स को यूज करते हुए जी, पढ़ाता था। उसमें कैरिकुलम के सब्जेक्ट्स को वो ज़्यादातर, या सिलेबस में जो सब्जेक्ट्स होते उनको यूज करते हुए, या उससे बाहर भी, तो वो स्कूल के अंदर के अंदर है, तो उसकी पूरी स्ट्रेटजी और टेक्निक है। तो उस इन टेक्निक्स को, और एक क्रिएटिव ड्रामेटिक्स जो पहले से ही चला आ रहा था, जिसमें बच्चों के साथ ग्रोथ के लिए, क्रिएटिव ड्रामेटिक्स का मतलब ये हुआ कि बच्चों की पर्सनल ग्रोथ को डेवलप करने के, लेकिन जो ये ड्रामा एजुकेशन में जो एक और टेक्निक आई, जो जी, एजुकेशन पे फोर्स की, कैरिकुलम पे फोर्स किया कि सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाया जाए, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये जो सब्जेक्ट्स हैं इसको ड्रामा के थ्रू कैसे पढ़ाया जाए, तो इसकी एक टेक्निक डेवलप हुई, जी, वो एक टीचर की। तो उसमें ये कह सकते हैं कि उसमें एक अलग तरह की स्ट्रेटेजी थी। लेकिन जो ड्रामा एजुकेशन, थिएटर एजुकेशन की टेक्निक्स एक ही है, क्योंकि ये जी, एक शिक्षण पद्धति है। मतलब थिएटर जी, में एक शिक्षण, दो चीजें यहाँ समझनी जरूरी, कि नाटक का शिक्षण एक अलग चीज है, नाटक से शिक्षण अलग चीज है। जी, नाटक का शिक्षण यानी कि और नाटक में कैसे नाटक प्रस्तुति होती है, ये सब चीजें आप सीखते हैं, एक नाट्य रचना सीखते हैं। लेकिन नाटक से शिक्षण का मतलब कि विषय कोई और है, फॉर्म नाटक है, उसके जरिए हम उस विषय को समझ रहे हैं, चाहे मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सोशल साइंस हो, या कोई भी टॉपिक हो, फ्रीडम है, डाइवर्सिटी है, इस तरह की बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसके बारे में भी हम सीख रहे हैं। तो इसमें पहले जो काम होता था वो, जैसे अब तो काफी टेक्निक्स आ गई हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट हो गए हैं इस काम में। तो ये बेसिकली शिक्षण पद्धति, यानी कि एक पेडागोजिकल थिएटर है, ये पेडागोजी है। और इसमें अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, अगस्तो बोल, डोरोथी हिटकॉट, ये लोग ड्रामा एजुकेशन की हैं। अगस्तो बॉल जो थिएटर ऑफ ओप्रेस्ड, फोरम थिएटर का नाम सुना होगा। ये जो टेक्निक्स हैं ये सब बेसिक टेक्निक्स हैं। तो अगर आप कहेंगे अप्लाइड थिएटर आजकल बहुत नाम लिया जाता है, तो इसकी जो बेस है वो है थिएटर एजुकेशन, ड्रामा एजुकेशन और अप्लाइड थिएटर। ये थिएटर ऑफ ओप्रेस्ड जो अगस्तो बोल का, ये तीन इसके स्तंभ हैं। इसके ऊपर और सारे, बहुत सारे अप्लाइड थिएटर के फॉर्म डेवलप हुए हैं। तो क्लासरूम के अंदर एजुकेशन में थिएटर एजुकेशन और ड्रामा एजुकेशन का काम है। सोशल चेंजेस में थिएटर ऑफ ओप्रेस्ड का काम आ जाता है, और थेरेपी में भी बहुत सारा थिएटर का काम होता है। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को एनएसडी को लगा कि इसके ऊपर एक पढ़ाई होनी चाहिए, एक कोर्स होना चाहिए। तो कोर्स को बनाया कीर्ति जैन जी ने। और इसमें जो जो थिएटर एजुकेशन 1 ईयर कोर्स है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। इसमें हर तरह की प्रैक्टिसेस है। थिएटर फॉर यंग ऑडियंस, यानी कि एक एडल्ट परफॉर्मिंग फॉर चिल्ड्रन के लिए किस तरह की तैयारी होनी चाहिए, यानी कि पूरा थिएटर और एक्टिंग। और बस ऑडियंस हमारी जो होगी, यंग ऑडियंस होगी, चिल्ड्रन होंगे, जो 8 साल से 16 साल के बच्चे होंगे, तो उनके लिए परफॉर्मेंस करना। दूसरा, उनके साथ उनको थिएटर बाय चिल्ड्रन, या बच्चे अगर अपने परफॉर्मेंस तैयार कर रहे हैं तो उनको कैसे आप मदद करेंगे एज ए गाइड। तीसरी, स्कूल के अंदर कैरिकुलम या सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाएंगे। इसके अलावा स्कूल के बाहर भी बहुत सारे वर्कशॉप्स बच्चों के साथ होती हैं, या एनजीओज होते हैं, या नॉन जो इंस्टीट्यूशनल जो स्कूल हैं, उनके उनमें आप बच्चों के साथ कैसे काम करेंगे। पूरी देश में अलग अलग कल्चर के साथ बच्चे रहते हैं, तो उनके साथ आप कैसे काम करेंगे। तो चाइल्ड साइकोलॉजी और डेवलपमेंट को समझते हुए, और कंटेम्प्रेरी इंडिया के बहुत सारी बातों को समझते हुए, थिएटर आर्ट फॉर्म को लेते हुए, ये सब चीजों को एक साथ मिलाकर के कोर्स बनाया गया। तो इसमें थिएटर से शिक्षण और थिएटर का शिक्षण, ये दोनों चीजें शामिल है। यानी कि इसमें टोटल बात सारी की सारी शिक्षण और प्रशिक्षण, शिक्षण और लर्निंग, इन सब चीजों पे, कि एक थिएटर का इस्तेमाल समाज में शिक्षा के लिए, उसके सोशल चेंज के लिए,
थेरेपी के लिए जितने भी आइडियाज हैं, ये सब चीजों का प्रशिक्षण यहाँ दिया जाता है। जो कि जो एनएसडी के अलग और भी सेंटर हैं, या जो 3 इयर्स कोर्स है वो प्रोफेशनल थिएटर है, वो सिर्फ थिएटर की बात करता है, यानी एजुकेशन इन थिएटर की बात करता है, उसकी एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट के तौर पे काम करने की बात करता है। बाकी के जो सेंटर्स हैं वो भी, जैसा संस्कृत ड्रामा के लिए है बनारस में, या सिक्किम में एक्टिंग के ऊपर काम होता है, साउथ में भी है, तो बेंगलोर में, तो ये लोग थिएटर, प्योर थिएटर ही है ये सब। लेकिन जो थिएटर एजुकेशन है ये फॉर चिल्ड्रन, और थिएटर का यूज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या है, उसकी टेक्निक अलग अलग है। तो यहाँ तो मैं उसको ज्यादा विस्तार से नहीं टेक्निक्स को बता सकता, क्योंकि सबकी रुचि की बात नहीं है ये। लेकिन ये बता दूं कि ये एक डिफरेंट अप्रोच के साथ काम करता है, और बहुत यूजफुल है यंग जनरेशन के लिए, इस थिएटर को, इस दुनिया को समझने के लिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो एक्टिंग भी बच्चों के लिए सिखाई जाती है, बताई जाती है, वो भी डिफरेंट तरीके से है कि जो जो आप कह सकते हैं कि अपडेट हैं, जो नए अनुसंधान हुए, जो नए रिसर्च हुए, उसको ध्यान में रख करके उन बातों को बताया जाता है, ताकि आगे भविष्य में उसका वो इस्तेमाल कर पाए। जैसे मान लीजिए एक्टिंग ही है, तो यहाँ एक्टिंग फॉर यंग ऑडियंस के लिए जो साइबरनेटिक सिस्टम का यूज किया जाता है, जो कि एक्टिंग थोड़ा जो प्योर थिएटर में लोग करते हैं उससे थोड़ा एक हाथ आगे इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें पावरफुल एक्टर की जरूरत होती है। और अगर आप एक्टिंग में पावरफुलनेस नहीं होगी तो बच्चे आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो इसमें, और चूंकि ये नॉन, मतलब कभी ऑडिटोरियम में है, कभी ऑडिटोरियम के बाहर है, कभी स्कूल के बरामदे में कहीं नाटक हो रहा है, तो एक्टिंग स्किल बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और लॉट ऑफ डिस्टरबेंस के बाद भी आप उसको ठीक से परफॉर्म कर पाएं और मजबूती के साथ परफॉर्म कर पाएं। तो और बहुत बारीक बारीक माइन्यूट चीजें बच्चे देखते हैं, बहुत पास बैठ के देखते हैं, तो इसलिए उसमें कोई मतलब डिसऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए परफॉर्मेंस में। ये सारी चीजों का उसमें ध्यान दिया। जैसे 2 4 उदाहरण जो यहाँ यंग लोग अगर सुन रहे होंगे तो उनको ये समझ में आएगा कि यहाँ जैसे एक्टिंग को लेकर के बहुत सारी नई टेक्निक्स इसमें शामिल हैं कि आपको एक्टर क्या देख रहा है ये जरूरी है, कैरेक्टर क्या देख रहा है ये जरूरी है। ये या कैरेक्टराइजेशन आज तक हम सुनते थे कि हमारा अपना होना चाहिए, लेकिन ये कहता है कि नहीं, सामने वाले का भी होना चाहिए, जो जिससे आप बात कर रहे हैं, जिससे आपका संवाद चल रहा, उसका भी कैरेक्टराइजेशन आपके दिमाग में होना चाहिए, और उसकी रिफ्लेक्शन में आपके एक्टिंग वो चलती है। प्राइवेट ऑडियंस आप रख करके हम प्रैक्टिस करते हैं, और ये सवाल कि ये जो कोई एक्शन है वो वाई, क्यों हम कर रहे हैं, ये नहीं ज्यादा जरूरी है, ज्यादा जरूरी है कि फॉर व्हाट, किस लिए कर रहे हैं। तो इससे एक्शन में पावरफुलनेस आती है। तो ऐसी बहुत सारे टेक्निक हैं इसकी कि जिसमें वो पावरफुलनेस उसकी परफॉर्मेंस में आती है। तो ये तो हुई एक्टिंग के, चाहे आप कैमरे के सामने करें, चाहे आप बच्चों के सामने करें, चाहे आप एडल्ट थिएटर में करें, सवाल ये है कि आप एक बहुत पावरफुल एक्टर की तरह कैसे सामने आएंगे। उसके लिए आपको प्रैक्टिस और रियाज की जरूरत है, लेकिन इसके साथ साथ ये आइडिया की भी जरूरत है। अगर कोई गांव में बच्चा है, कोई गांव में कोई भी एक्टर है, अगर उसको हम ये टेक्निक सिखाएं तो वो भी बहुत अच्छा काम कर सकता है। मेरा ये कहना है कि आइडियाज अगर जो हैं, अगर हम 50 साल पुरानी टेक्निक उनको सिखाएंगे तो आने वाले समय में जो जैसे मिरर न्यूरॉन्स है, कि आजकल मिरर न्यूरॉन्स एक नई न्यूरॉन्स में खोज की गई, तो उससे परफॉर्मेंसेस में बड़ा असर आता है। क्योंकि परफॉर्मेंसेस में रिसर्च हुई तो ये पता चला कि हमारे दिमाग में जो सेल जागृत होते हैं एज ए ऑडियंस, सामने जो एक्टर करता है उसके दिमाग में भी वही जागृत होते हैं, तो दोनों बराबर हो जाते हैं, दोनों मिरर हो जाते हैं एक दूसरे के। तो जो असर हम परफॉर्म कर रहे हैं वही असर उसके ऊपर हो रहा है। तो ये बातें अगर एक्टर को पता है तो वो अपनी इमेजेस को, अपने पावर, अपने एक्टिंग को और पावरफुल बनाएगा, ताकि वो प्रभाव और ज्यादा अच्छे से पड़े उनके ऊपर। दूसरा, जैसे स्पीच एक्ट की थियरी है, बहुत सारी है, जिसमें आपको ये पता होता है कि हमको पता होता है सिर्फ डायलॉग बोलना होता है, नहीं, उसके पीछे एक एक्शन है। उस एक्शन को अगर आपने पकड़ लिया तो जो कि बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स पकड़ लेते हैं, और वो फिर उनकी उनकी स्पीच हमें बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि वो उसके पीछे उस एक्शन को फॉलो कर रहे होते हैं, ना कि कोई वो उस तरह की बनावटी चीजें बोल रहे होते हैं। तो वो बड़ा नेचुरल उनका लगता है कि यार ये दिल को छू रहा है, ये कुछ बात कह रहे हैं। लेकिन क्या है कि वो एक्टर उसके अंदर वो वर्क करके निकाल लेते हैं कि इसके पीछे एक्शन क्या है, कुछ भी बोला जा रहा हो। तो ये नए लोग नहीं समझ पाते।
तो बच्चों को भी ये बातें तुरंत समझ में आती है, बात क्या की जा रही है वो नहीं, उसके पीछे क्या वो मंशा है वो बच्चे पकड़ लेते हैं कि इसके पीछे ये सोच रहे हैं या ये इसके पीछे कुछ ऐसा है। तो इसीलिए इसमें बहुत मोनिट ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन दुर्भाग्य से ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, तो बहुत कम लोग आते हैं, और इतनी अच्छी बड़ी बातें जब उनको सिखाई जाती हैं तो ये बातें उनको नहीं समझ में आती उस वक्त जो स्टूडेंट्स होते हैं कि ये आगे कितना पावरफुल है। लेकिन जब उसको टेस्ट करते हैं, जब उस ऑडियंस के सामने जाते हैं, तब उनको लगता है कि हाँ यार, इस पावर से कुछ हमें मदद मिल रही है। तो इस तरह से फिर थिएटर एजुकेशन में भी नए जो रिसर्च हैं, जैसे मेटाक्सिस एक टेक्निक है, यानी कि अगर इस टेक्निक को स्टूडेंट समझ जाता है तो बहुत अच्छे से थिएटर एजुकेशन और ड्रामा एजुकेशन को समझ जाता है कि मेटाक्सिस जो फिक्शन और रियलिटी के बीच का जो जंप है, कभी फिक्शन से रियलिटी में जाना, रियलिटी से फिक्शन में आना, क्योंकि बच्चे जो हैं ऐसे ही सीखते हैं। जो वाइगोस्की एक बच्चों के बहुत बड़े वो रहे हैं, डेवलपमेंट में काम किया उन्होंने उन्होंने ये थियरी डुअल इफेक्ट की निकाली थी कि फिक्शन टू रियलिटी, रियलिटी टू फिक्शन। बच्चे फिक्शन में जाकर के रियलिटी को टेस्ट करते हैं, और अगस्तो बोल ने भी इसी तरह की टेक्निक फोरम थिएटर और इमेज थिएटर में निकाली, रियलिटी से फिक्शन की तरफ जाना, फिक्शन से फिर रियलिटी की तरफ आना। तो थिएटर एजुकेशन में इस जो कि जिसकी शुरुआत ब्रेख्त ने कर दी थी अपने परफॉर्मेंसेज में बहुत सारी, तो इसको आगे बढ़ाया इन लोगों ने, थिएटर एजुकेशन और ड्रामा एजुकेशन और फिर फोरम थिएटर और जो हैं। तो इसको पकड़ना बहुत जरूरी होता है। अगर ये मेटाक्सिस की टेक्निक नहीं पकड़ पाएगा तो बाकी जितने भी टूल्स हम सिखाएंगे ना, उसको नहीं समझ में आएगा कि अच्छा ये एक कैरेक्टर में हम गए, रोल में गए, फिर रोल से बाहर आ गए, तो इसका क्या मतलब है, हम क्यों रोल से बाहर आ गए, हम क्यों नहीं पूरा का पूरा परफॉर्मेंस करके बच्चों को दिखा दें। तो उनको ये मालूम नहीं कि शिक्षण है कि आप पूरा का पूरा रोल करोगे तो बच्चे को मजा आने लगेगा, और मजा आएगा तो फिर वो दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। वो स्टेज परफॉर्मेंस के लिए ठीक है, लेकिन शिक्षण के लिए जब होगा तो कहीं ना कहीं वो उसको रियलाइज कराना जरूरी है कि ये जो तुम करेक्टर देख रहे हो, इसने अभी ये जो सोचा, किया, कहा, वो क्या किया, क्यों कहा, कैसे किया, और इसके आगे वो क्या करने वाला है, ये सारी सोच उसके दिमाग में पैदा हो। तो थ्रू जिसको कहते हैं कि सोशल रोल के थ्रू आप समाज के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक आइडिया उसको, ऐसे ही बहुत सारी नई नई टेक्निक्स इसमें शामिल होती हैं, तो स्टूडेंट को वो सारी चीजें बताई जाती हैं। क्योंकि एक चीज और है कि एक्टिंग सिखाने की पेडागोजी डिफरेंट है, डिजाइनिंग की डिफरेंट है, डायरेक्शन की डिफरेंट है। तो ये तो हुआ थिएटर को, एक प्योर थिएटर को सीखने सिखाने का भी तरीका। दूसरा है थिएटर एजुकेशन, ड्रामा एजुकेशन, जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ, थिएटर या नाटक से सीखना, जिसमें मुख्य उद्देश्य शिक्षण होता है और शिक्षण पद्धति इसमें इंपॉर्टेंट वर्क करती है। तो ये जो हमारा कोर्स है, इसमें 6,000 रुपये स्कॉलरशिप भी स्टूडेंट को मिलती है। तो इस कोर्स को 1 साल के लिए तैयार किया गया। हालांकि इसमें प्रैक्टिसेस 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक होती हैं, लेकिन समय 1 साल का कम होता है, तो बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको आगे बढ़ाने का काम 1 साल में आपने जान लिया, इसको डेवलप करने का काम फिर स्टूडेंट का होता है। जी जी, कुछ पूछना था आपको? हाँ जी जी विजय जी, इसी से रिलेटेड एक प्रश्न सुषमा शर्मा कर रही हैं आपके, मैं स्क्रीन पे वो डाल रही हूँ। ये पूछ रही हैं कि हाँ विजय जी, अभी भी यूपी या अन्य प्रदेशों में थिएटर को शिक्षा के साथ नहीं जोड़ा जा रहा है। अभी भी नाटक बच्चों के लिए मनोरंजन के तौर पर ही साल में एक आध बार किए जाते हैं, जिससे शिक्षा संभवतः अभी भी बच्चों के लिए एक बोझ ही बनी हुई है। ये प्रचार प्रसार तेजी से हो, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे? अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या अभी किया है। और हम लोग क्योंकि 8 साल से ये हमारे ये 1 ईयर कोर्स जो है ये 8 साल से चल रहा है। तो एक तो बात तो तय है कि भारत में ये एशिया में ये पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें थिएटर एजुकेशन को लेकर, यानी अप्लाइड थिएटर को लेकर के एक फुल टाइम ट्रेनिंग है, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग है। तो इसमें ये जो आइडियाज हैं, जो ट्रेनिंग के आइडियाज हैं, जो टेक्निक्स हैं, जो टूल्स हैं, जो सब फिलॉसफी है इसके पीछे की, ये सब तो प्रैक्टिस में है। तो अब ये तो डर खत्म हो गया कि
पहले ये था कि कैसे पढ़ाया जाएगा, इसमें क्या होगा, कैसे होगा। तो एनएसडी के ने इस चीज़ को तो पहले तैयार कर लिया है कि इसकी प्रैक्टिसेस कैसे होनी चाहिए और बेहतर प्रैक्टिसेस कैसी होनी चाहिए। तो इसका अनुभव तो हमारे पास है। अब हम आ जाते हैं क्योंकि ये पूरी देश के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम आ जाते हैं कि अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, तो अब जो सुषमा जी का प्रश्न है वो उसमें आंसर उनको मिल जाएगा इसमें, कि अब जो नया बदलाव हुआ है नई शिक्षा नीति का, उसके अंदर ये कहा गया है कि थिएटर जो है वो सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट के बराबर होगा, चाहे यानी कि मैथ, इंग्लिश, हिंदी जो भी सब्जेक्ट है उसके इक्वलेंट थिएटर को माना जाएगा। और ये बात अब पॉलिसी में आई है, पहले नहीं थी। तो अब इसका मतलब ये होगा कि अब इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, सारे इंस्टीट्यूशंस को, स्कूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा कि अब जैसा कि ये नया प्रारूप वो लोग तैयार कर रहे हैं कि 9 से लेकर के 12 तक जो होंगे उसमें दो ड्रामा तो नहीं, परफॉर्मिंग आर्ट के टीचर रखे जाएंगे। तो उसमें ड्रामा के, म्यूजिक के, डांस के, किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन सारे स्कूलों में रखे जाएंगे। ये बात सरकारी स्कूलों की होगी, मतलब प्राइवेट स्कूल भी छोड़ दे। तो हमारे पूरे हिंदुस्तान में आप कल्पना कीजिए कि 20 लाख के आसपास दोनों अगर सरकारी और प्राइवेट मिला दें तो स्कूल्स होंगे। तो चलिए अगर मान लीजिए 10 लाख गवर्नमेंट के भी स्कूल हैं, तो आप सोचिए उसमें एक एक ड्रामा टीचर अगर रखा जाएगा तो कहाँ से आएगा। हमारे देश में तो है नहीं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की ये जो 8 साल हुए उसमें से 150 लोग निकले होंगे पास आउट होकर के। इसके अलावा कहाँ से आएंगे? एमए जो लोग कर रहे हैं वो लोग शायद थिएटर में एमए करने वाले लोग आएंगे। तो कमी इतनी जबरदस्त होगी आगे आने वाले 5-6 सालों में। और थिएटर एक ऐसा फील्ड है जो अभी बूम करने वाला है। क्यों? क्योंकि इसको रिस्पेक्ट अभी तक एजुकेशन में नहीं मिली थी, अब मिल गई है। अब उसको इक्वलेंट मान लिया गया। अब सवाल ये होगा कि इसको ट्रेनिंग देने वाले, पढ़ाने वाले, स्कूल में बच्चों के साइकोलॉजी के हिसाब से पढ़ाने वाले लोग कौन से लोग आएंगे? क्या वो लोग आएंगे जो एमए कर लिया है और जो मेन स्ट्रीम थिएटर के लोग हैं वही लोग बच्चों को पढ़ाएंगे? तो इसमें बहुत आगे डर भी है, गड़बड़ भी होगा, बहुत सारा गड़बड़ झाला भी होने वाला। या थिएटर वाले पिछड़ जाएंगे, म्यूजिक, डांस और ये फाइन आर्ट वाले आगे इस पे कब्जा कर लेंगे सारी पोस्टों पे, क्योंकि पोस्टर तो 2 ही है। तो म्यूजिक डांस वाले को बहुत जल्दी मिल जाता है काम, और फाइन आर्ट वालों को मिल जाएगा, थिएटर वाला पीछे रह जाएगा। थिएटर वाले भी पीछे रह सकते हैं, हो सकता है, ये डर है कि इनको चांस ना मिले, उन्हीं लोगों को अपॉइंटमेंट कर लिया जाएगा। तो ये जो तो लेकिन ये मेरा कहना है कि संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं इसको लेकर के आने वाले समय में। और हमारे पास कोई इंस्टीट्यूट नहीं, कोई ऐसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी फिर 4 साल का एक अंडर ग्रेजुएट बनाया। बीएड में भी अब एक ये क्या करने वाले कि बीएड में भी परफॉर्मिंग आर्ट को लाने वाले हैं। जो 4 साल का बीएड आने वाला है ना, यानी कि अब एक नई चीज आने वाली कि 12th के बाद आप बीएड कर सकते हैं। तो बीएड एंड ग्रेजुएशन दोनों मिक्स हो जाएगा एक्चुअली। यानी कि आप टीचर बनना चाहते हैं तो 12th के बाद सीधे आप बीएड और ग्रेजुएशन में चले जाइए, और वहां पे आप कोई भी विषय जो भी चुनेंगे उसमें परफॉर्मिंग आर्ट भी एक होगा, आप उसको चुन सकते हैं। तो अब जो कॉलेजेस हैं, यानी कि 4000 साढ़े हमारे पास कॉलेज और यूनिवर्सिटीज मिला करके लगभग ऐसे कुछ हैं, तो उसमें बीए ग्रेजुएशन का जो लेवल होगा उसमें एक ड्रामा टीचर रखा ही जाएगा, यानी कि परफॉर्मिंग आर्ट का एक टीचर रखा जाएगा। तो वहां पे भी 4 प्रोफेसर लोग होंगे, यानी 2 होंगे या 1 होगा, जो भी होगा वो एक ड्रामा का तो होगा ही होगा। तो समझिए यूनिवर्सिटीज में भी एक जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोफेसर लेवल पे मिलेगी। इसके अलावा एक और चीज हो रही है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं तो उनका इंटर डिसिप्लिनरी कॉम्बिनेशंस बनाने की कोशिश है, यानी कि हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कॉलेज में अब ड्रामा टीचर होगा ही होगा। और पहले तो असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के लोग कॉलेज में होते थे, लेकिन अभी माना गया कि प्रोफेसर भी होंगे उसमें कॉलेजेस में। तो उसको भी उन्होंने अलाउ किया हुआ है। तो कुल मिला के ये कि थिएटर की अभी बहुत एक्सट्रीम संभावना है। और जो उत्तर प्रदेश या उस तरह की बात कर रहे हैं, तो वहां पे तो देखिए, हमने आज से 5 साल पहले योगी सरकार को लिखा था कि स्कूल के अंदर जरा चेंजेस लाने के लिए आप ये मदद कर दें, मतलब ऐसे ऐसे कुछ हमने प्रस्ताव उनको भेजा था स्कूलों के अंदर प्राथमिक लेवल पे। तो उनके शिक्षा मंत्री को भी दिया था, ये दिया था, और हम इसमें मदद करेंगे, कोई यूपी गवर्नमेंट इसमें काम करती है। तो उन्होंने कुछ इस पर रिस्पॉन्ड नहीं दिया, कोई मतलब नहीं था उनका, रिस्पॉन्ड भी नहीं दिया, और फिर हमने उसको छोड़ दिया। तो मैं अपने मतलब चूंकि यूपी मुझे मालूम है कि वो पूरा सन्नाटा है, ऐसी कोई आइडियाज ही नहीं होते हैं, जबकि इसमें इतनी मतलब थिएटर में भी इतनी संभावनाएं रोजगार के ढूंढ सकते हैं। मैं
एक एक और बात बताना चाहूँगा इसको कि जो हमारे जो न्यू कमर हैं, जो आने वाले हैं, जो अभी थिएटर में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि एक चीज़ आप लोगों ने सुनी होगी, जो मैथमेटिक्स में भी आप पढ़ते होंगे, कंपाउंडिंग। तो जिसको आइंस्टाइन ने कहा था कि ये दुनिया का 8वां अजूबा है। तो उसमें ये तो इकोनॉमिक क्षेत्र में, यानी कि जो कंपाउंडिंग जो है, जो जैसे बहुत सारे लोग पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपाउंडिंग के ज़रिए बहुत सालों में करोड़पति हो जाते हैं, या शेयर मार्केट में करते हैं, इधर-उधर कहीं भी कुछ भी जहाँ भी उनकी इस तरह की पैसे को लेकर करते हैं। ये तो हमें सुना है और देखा भी है कि लोग करते हैं, लेकिन ज्ञान और स्किल, मतलब ज्ञान और कौशल के क्षेत्र में आप कंपाउंडिंग नहीं करते। यंग लोग वो बहुत जी, जल्दी शॉर्टकट मारते हैं कि जल्दी से जल्दी मैं कुछ कर लूँ और निकल जाऊँ, आगे बढ़ जाऊँ, कुछ कर लूँ। तो मेरा ये कहना है कि जब आप ज्ञान और कौशल में, यानी कि स्किल इम्प्रूवमेंट में, नॉलेज इम्प्रूवमेंट में जब आप कंपाउंडिंग करने लगेंगे, जी, यानी कि आप उसको एकत्रित करते जाएँगे, अपने आप पढ़ते जाएँगे, स्किल को इम्प्रूव करते जाएँगे, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में उसका जो रिज़ल्ट आएगा ना, वो जी, आपको कहीं और ले जाएगा। इसका उदाहरण एक चीज़ और मैं देना चाहूँगा, चूँकि सब लोग सिनेमा और थिएटर से जुड़े हुए हैं, तो नवाज़ुद्दीन का उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि देखिए, वो जब गए तो उन्होंने मान लिया था कि मुझे 15 साल या 20 साल या 30 साल जब भी हमें सफलता मिलेगी, मिलेगी, लेकिन मैं लगा रहूँगा और अपने आप को जी, इम्प्रूव करता रहूँगा। लोग चाहे भले गाली दें, चाहे रिजेक्ट करें, कुछ भी करें। तो वो कई बार ऐसे अपने उसमें बातों में कह चुके हैं, अपने इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं। तो उन्होंने कंसिस्टेंसी रखी। तो उन्होंने, इसलिए वो सफल नहीं हो गए, इसलिए कि वो कंपाउंडिंग करते रहे। कंपाउंडिंग का मतलब ये कि अपनी स्किल, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहे, जी, विपरीत परिस्थितियों में भी। तो ये जब करते हैं आप, तो कोई भी हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, जब वो एक 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल जब काम करता है, तो वो धीरे-धीरे उसको डेवलप करता जाता है। और हमारे जी, जितने भी लोग हैं, थिएटर के फ़ील्ड में भी हैं, सिनेमा के फ़ील्ड में भी हैं, या लिटरेचर के फ़ील्ड में भी है, कई सालों के बाद उनको सफलताएँ मिली हैं, किसी को भी मिली जी, हैं। तो ऐसा नहीं कि तुरंत मिल गई हैं। तो यंग लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि ये छोड़ देते हैं। जैसे मैं अपनी भी बात करूँ, तो मैं अगर 10 साल, 15 साल से पढ़ता रहा हूँ, तो उसका कहीं न कहीं एक इकट्ठा हुआ, तो उसका फ़ायदा हुआ मुझे, बिल्कुल। उसी का। अदरवाइज़ मुझे नहीं फ़ायदा होता। हमारे और भी बहुत सारे लोग, साथी लोग हैं जो थे, लेकिन उनको उसका नहीं हुआ, मुझे हो गया। मुझे किस लिए हो गया? क्योंकि मैंने ये सोच के तो नहीं किया था, लेकिन मैं इसलिए किया था कि मुझे जानना है ये थिएटर। और मुझे एक और इम्पोर्टेंट बात, मुझे मुंबई नहीं जाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? कि तय तो करना था कि रिपेटरी करने के बाद अब मुंबई जाएँ, क्योंकि बहुत सारे लोग चले गए, तो मुझे लगा कि जी, वही रास्ता होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से सोची कि जो 10 साल हमने थिएटर एजुकेशन को दिया है, वो तो ज़ीरो हो जाएगा। अगर मैं फ़िल्म जी, लाइन में चला जाऊँ, तो वो ज़ीरो हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। मतलब मेरा ज्ञान जो है वहाँ ज़ीरो हो जाएगा, मुझे फिर एक नए सिरे से शुरुआत करनी है। मतलब थिएटर में है, एक्टिंग का है, वो तो मुझे 50% पता है, लेकिन मेहनत फिर से मुझे दूसरी दिशा में, पूरा माइंड सेटअप चेंज हो जाता है। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि अगर ये मैं छोड़ दूँगा, तो ये आने वाले, मतलब मुझे, मेरा तो ये मेहनत बेकार चली जाएगी। तो मैंने इसको रखा, फिर मैंने सोचा स्कूल में जाके काम करूँगा, लेकिन तब तक के एनएसडी जब खुल गया था, तो यहाँ आ गया जी, तो वो मेरा बूम कर गया। मेरा मेरा सारा ज्ञान, मेरी सारी बातें स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदे में आई, इंस्टीट्यूट को फ़ायदे में आई, एनएसडी को फ़ायदे में, एनएसडी में ही पढ़ा था, तो एनएसडी की ही चीज़ें सब काम आ गई एनएसडी को ही। तो अगर ये जी, छोड़ के चला जाता मैं, तो शायद वो ज्ञान जो है मेरा, मैं भी खाली हो जाता और बिल्कुल, दूसरे लोगों को फ़ायदा नहीं होता इसका। बिल्कुल। तो ये थोड़ा इसको सोचना चाहिए, मैं बिल्कुल यंग विजय जी। लोगों को इस पे। और मुझे भी अभी जो आपने अभी नई शिक्षा नीति पर जो बातें की आपने बताई बहुत अच्छी लगी। और मुझे लगता है कि जो बच्चे इस क्षेत्र में आ रहे हैं, 2-4 नाटक किए, वो खुद स्वयं तय करें कि वो एक्टिंग में कितना सफल हो सकते हैं। या अभी आपने एजुकेशन की बात की, तो इस लाइन में भी आप प्रोफेसर हो सकते हो। यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपकी रुचि है एक्टिंग के क्षेत्र में, किसी और विषय से, शिक्षण से संबंधित, बैक स्टेज से संबंधित या एक्टिंग, तो उसके लिए आपको लगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जी, जी, विजय जी। जी, एक प्रश्न इसी से संबंधित है। एक तो शुभा रावत जी ने लिखते हैं, आपको सुनना एनएसडी की टीआई विंग्स अगरतला की वैचारिक पृष्ठभूमि
को बेहतर ढंग से जानना है। बिल्कुल सही कहा आपने शुभा जी। और अजीत बहादुर प्रयागराज से एक प्रश्न कर रहे हैं कि नई शिक्षा हुँ। नीति का पूरे शिक्षा व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नई शिक्षा नीति का पहले ये सुभाष जी को धन्यवाद करता हूँ कि वो भी अजीत टीआई के बहादुर जी। हुँ, जी। टीआई के मेंबर रहे हैं, वो भी 6 हमारे साथ कलीग थे। तो जी। वो भी थिएटर में अभी एक्टिव हैं, थिएटर एजुकेशन और इस तरह के कामों में ऑनलाइन चला रहे हैं। अजीत जी ने जो सवाल किया कि नई शिक्षा नीति का क्या फिर से पढ़िएगा क्या था? नई नई शिक्षा शिक्षा नीति नीति में का प्रभाव में पूछ रहे हैं। पूरे शिक्षा व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये स्क्रीन पे है आपकी। हाँ, जी। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, उनकी मंशा में तो कोई बुराई नहीं है, बहुत सारे चेंजेस जो कर रहे हैं वो देखिए थिएटर एजुकेशन में जब हम लोग काम कर रहे थे, तो हमारी सबसे पहले गवर्नमेंट के साथ यही लड़ाई होती थी। हम तो खुद गवर्नमेंट में हैं, लेकिन गवर्नमेंट को बोलते थे, जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट है या बहुत सारे, कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग है, वो थिएटर में है और इसको स्कूलों में लागू करना चाहिए। बच्चे बच्चे डंप हो रहे हैं, मतलब रटा-रटा शिक्षण हो रहा है, उससे क्रिएटिव शिक्षण की ज़रूरत है। क्योंकि जी। हमारा जो माइंड है वो क्रिएटिव है, तो बच्चों को क्यों जी। उससे दबाया जा रहा है, उसको उनको उभारना चाहिए। तब हम लोग कहते थे कि स्कूल के अंदर एक माहौल आए और बच्चों को थिएटर की बहुत ज़रूरत है और इस तरह की थिएटर की जिसमें वो खुद ग्रोथ कर सकें बच्चे जी। और विषय को भी थिएटर के थ्रू पढ़ सकें। ये जी। हमारा उसमें कोशिश है। तो ये जो लड़ाई थी, ये अभी जब जो बात हम कहते थे कि भाई क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अब जाकर के शिक्षण नीति ने इस बात को ले लिया है। उनके मेन एक्सेप्ट किया। उद्देश्यों में यही है कि जी। बच्चे का एक्सेप्ट किया है कि भाई क्रिटिकल थिंकिंग और इसकी थिंकिंग इसकी ज़रूरत है इस देश में और इसके हिसाब से बहुत सारे चेंजेस उन्होंने किए हैं। और जी। तो अब आप देखिए अभी तक उन्होंने किंडरगार्टन यानी कि जो हमारा आंगनवाड़ी लेवल है यानी कि प्री प्राइमरी स्कूल का लेवल है वहां से लेकर के 12 तक के चेंजेस किए हैं उन्होंने। जी। उनकी मंशा उद्देश्य में तो कोई कमी नहीं है, वो सब कर रहे हैं। वो जो चीज उन्होंने ली है उसको उसको ग्रास रूट लेवल पे लाएंगे कैसे, वो चुनौती है। जी। जी। पेपर तो उन्होंने बना लिया, अब उसको उसका एक्सटेंशन भी हो रहा है उस पेपर का, उसको डिस्क्राइब भी कर रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग। वो सब तो गवर्नमेंट ने सब कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट के साथ चुनौती ये आएगी कि अब जैसे मान लीजिए मैं अपनी फील्ड की बात बताऊं, जी। अभी क्या होगा कि हमारी फील्ड के जो थिएटर के मान लीजिए 9th और एनसीईआरटी बना रही है अभी, न्यू पेपर लिख रही है, न्यू फ्रेमवर्क बना रहे हैं। अभी क्या होगा 9 से 10 तक वो बोलेंगे परफॉर्मिंग आर्ट के टीचर चाहिए। अब वो परफॉर्मिंग आर्ट के टीचर कौन लोग होंगे? आप एक बात ये भी समझना चाहिए कि जो क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे हैं वो थिएटर ही दूर कर सकता है, जी। लेकिन अब डांस और म्यूजिक को रख लेंगे तो वो नहीं दूर कर पाएगा, क्योंकि उसकी जी। अलग तरह की प्रैक्टिसेस हैं। थिएटर बिल्कुल। में एक पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि थिएटर जो है सीखने का संदर्भ देता है और उसके जी। अंदर पार्टिसिपेशन लेता है, तो तो शिक्षण जो है डबल हो जाती है। जी। ये गुण सिर्फ थिएटर में, क्योंकि अब एक चीज और बता दें, विश्व में जो है ना थिएटर ही एक ऐसा विषय है जो विश्व ने मान लिया है कि इसके अंदर ही प्रोडक्टिव पेडागोजी के गुण हैं। तो जी। सबने ये सारे विद्वानों ने मान लिया कि थिएटर के अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं और सारे विद्वानों ने ये भी मान लिया है बहुत सारा जी। कि आने वाले भविष्य कैसा होगा किसी को नहीं पता, लेकिन एक चीज है जो बच्चों को बचा सकती है, वो है क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी जी। कहाँ है जो जो बचपन से उभारी जाए, वो कैसे उभरेगी? वो थिएटर के माध्यम से ही उभरेगी बच्चों की, बिल्कुल। बिल्कुल। और तभी वो मुश्किलों का सामना कर पाएंगे वो थिएटर में। तो ये जो बातें विश्व ने मान लिया है, और ये भी जी। जो नई शिक्षा नीति आई है वो विश्व से ही प्रभावित होकर के भारत में भी आई है, ऐसा नहीं है। जी। तो वो तो ले लिया उन्होंने, लेकिन अब ये सवाल होता है कैसे करेंगे। अभी होगा क्या कि हो सकता है ये बर्बाद भी हो जाए, ये जी। सारा आइडिया जो है सब बर्बाद भी हो जाए कुछ ना, क्योंकि सरकार जी। जब इम्प्लीमेंट करती है तो आपने सुना होगा ना कि बस्ते का बोझ कम करना है, तो सरकारी लोगों ने जी। क्या समझा कि जी। बस्ते का बोझ कम करने का मतलब ये समझा उन लोगों ने कि बस्ते में से कुछ किताबें स्कूल में रखवा निकाल दो, दी कुछ जाए। किताबें हाँ निकाल दी जाए। तो सरकारी जी। लोग ऐसे समझते हैं कि अच्छा बस्ते का बोझ का मतलब ये, उसके पीछे एक मेटाफर था, फिलोसफी थी कि बच्चों का जी। जो सीखने का लेवल है उसको बढ़ाने के लिए उनके प्रेशर्स को कम किया जाए। तो बिल्कुल। उसको बिल्कुल। सिर्फ उसको किताबें कम करने से नहीं होगा, उसको और तरह से कैसे इन्वॉल्व मतलब बच्चे एक्सप्लोर करें, अपने प्रेशर को कम करें और सीखने को ज्यादा जी। लाएं।
तो सरकारी नीतियों का तो ऐसा ही होता है, इसलिए मेरा ये अभी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे डर है कि ये फ्लॉप भी जी, हो सकता है सारी चीजें। बिल्कुल, लेकिन अगर ये करेंगे तो थिएटर वर्ल्ड का भी फायदा होगा, और बिल्कुल। और लोग तो हैं नहीं। अब मैं एक जी, चीज और बता दूं, जैसे अभी जो जैसे हम थिएटर एजुकेशन एनएसडी जो एक्सपर्ट है अभी इस काम के लिए, हम लोग थिएटर इन एजुकेशन का जो काम है, लेकिन अभी भी एनसीईआरटी में हम लोगों से कोई राय नहीं ली जाती है। जी, तो हम प्रैक्टिशनर है ना, हम थ्योरेटिकल नहीं है, हम प्रैक्टिशनर है। हम बता सकते हैं कि स्कूल के अंदर, क्लासरूम के अंदर बच्चों के साथ इस विधि पे अगर आप काम कर रहे हैं तो ये इसके टूल्स और टेक्निक्स हैं, इससे ऐसे हम सफल हो सकते हैं। जी, लेकिन जी, वो हमसे नहीं पूछते, वो हमें नहीं वो तवज्जो देते। अब क्या होगा कि वहां की जो ऑफिसर या अथॉरिटी बैठेगी और जो डिसीजन लेगी, सबको फॉलो करना है। जी, तो जब सबको फॉलो करना है तो फिर हम सब लोग उसकी क्रिटिसिज्म करेंगे, ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। जी, तो अब जैसे मैंने 11th-12th में थिएटर स्टडी के कोर्स बने थे, सीबीएसई बोर्ड ने बनाए थे। सीबीएसई बोर्ड ने बनाए थे, फिर उसने 2 साल प्रयोग किए, बंद कर दिए। अब जी, फिर वही बात आ गई कि वहां समझने वाले नहीं थे कि इसको कैसे 11th-12th में एग्जीक्यूट किया जाए, इसमें क्या प्रॉब्लम्स है दूर किया जाए, और इसको फिर से बनाया जाए। उसमें भी कोई एनएसडी से उन्होंने बहुत ज्यादा संपर्क नहीं किया, उन्होंने शुरू किया, नहीं हुआ, बंद कर दिया। जी, तो थिएटर वर्ल्ड का बहुत बड़ा घाटा है ये। कहाँ वो जी, नौकरियां जी, मिलती हैं 11th-12th में पढ़ाने वालों, उसकी पूरी बुकलेट है, आप चाहे तो सीबीएसई बोर्ड उस पर देख सकते हैं। थिएटर की जी, कितनी अच्छी किताब उन्होंने बनाई है, लेकिन जी, उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, हाउ टू, भाई कैरिकुलम बना जी, लेना अलग बात है, कैरिकुलम जी, को पढ़ाना अलग बात होती है। बिल्कुल। तो ए, हाउ टू टीच। जी। बिल्कुल। विजय जी, एक महेंद्र कुमार युवा रंगकर्मी है, वो आपसे जानना चाहते हैं। स्क्रीन पे मैंने डाल दिया है। 2020 में जो लोग एडमिशन फॉर्म सबमिट किए हैं, वो उसी आधार पर एडमिशन होगा या फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा और फिर से भरना होगा? अच्छा, एडमिशन से रिलेटेड सवाल पूछ रहे हैं, तो ये अभी जी। कुछ दिनों में आ जाएगा, जी, ऑफिशियली आ जाएगा। लेकिन नॉन जी, ऑफिशियली मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो जिन्होंने पहले भरा है और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं, उनको दोबारा फॉर्म नहीं भरेंगे वो लोग। ऐसा अभी तय किया गया है, और जो फ्रेश लोग होंगे वो फॉर्म भरेंगे। लेकिन जो जी, शॉर्ट लिस्टेड नहीं होंगे उनको दोबारा से भरना पड़ेगा, यानी कि जो जी, उनका शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है, क्योंकि पिछले साल हुआ था ऐसा कि हम पेंडेमिक के कारण फिर एडमिशन नहीं ले पाए, इस साल फिर से निकालना पड़ रहा है। तो उनको नहीं भरना पड़ेगा अगर वो शॉर्ट लिस्टेड है, और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट जो है वो वेबसाइट पे आ जाएगी, तो वो देख सकते हैं, नहीं तो फिर पर्सनली फोन करके पूछ सकते हैं, तो उसमें जी, कोई इशू नहीं है। जी। जी। जी विजय जी, एक सुषमा जी ने और प्रश्न किया, ये आपकी स्क्रीन पे है। आपकी बातें रंगमंच को लेकर नई आशा और ऊर्जा का संचार करती, यही एक सच्चे रंगकर्मी का उद्देश्य होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा जी, इन्होंने। जी, जी, बिल्कुल सही कहा है। नहीं, मतलब मैं तो वो बातें बता रहा हूँ जो ट्रुथ है, जो रियलिटी में अभी हो जी, रही हैं। मैं कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एजुकेशन में देख रहा हूँ, और मैं इसकी पॉसिबिलिटीज़ को देख रहा हूँ, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के भी अधिकारियों से बात करता हूँ, वहाँ भी लोग हैं। तो इस फील्ड में हूँ, चूँकि ये फील्ड मेन स्ट्रीम थिएटर वालों से अलग है, उनको नहीं पता होगा कि अंदर-अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, क्या डेवलपमेंट हो जी, रहे हैं, कैसे आगे आने अचानक से एक सामने आएगा। तो इसीलिए मैं जी, बार-बार ये युवाओं को ये कह रहा हूँ कि आप आप कंपाउंडिंग वाली बात मैंने इसीलिए की कि आप डिग्री भी इकट्ठा कीजिए, मतलब आप एमए भी कीजिए, और जिस तरह की रिसोर्सेज से आपको, और अपनी स्किल भी इम्प्रूव कीजिए। अगर बच्चों के साथ काम करना है, मैं तो ये कहूँगा कि ये थिएटर अगर आप करते हैं, थिएटर एजुकेशन, तो एक तो थिएटर को भी आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मैंने जी, उदाहरण दिया एक्टिंग का, कि एक्टिंग को पावरफुल बनाने के लिए वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, जी, लेकिन जो थिएटर का मूल मंत्र है वो थिएटर एजुकेशन आने के बाद आपको समझ में आएगी। जी, दूसरा, बच्चों के साथ भी आप काम कर सकते हैं, जी, एडल्ट थिएटर में भी कर सकते हैं, मेन स्ट्रीम थिएटर में भी काम कर सकते हैं। जी, आपके लिए दो तरफ वेन्यू खुल जाते हैं, एडल्ट थिएटर का भी, सिनेमा का भी, बच्चों के साथ का भी। यानी कि जी, आप स्कूल के अंदर भी कोई करिकुलम के साथ काम करना है तो आप उसके लिए एक्सपर्टीज हैं, बच्चों के जी, लिए भी आप एक्सपर्टीज हैं। तो ये बहुत बड़ा एक आपको आपकी मतलब स्किल को अपॉर्चुनिटी देगा काम करने के लिए। नॉन स्कूल में भी जैसे एनजीओज हैं, और उधर उधर बहुत सारे, आजकल कॉर्पोरेट में बहुत डिमांड है इसकी, जी, कि आप उनके लोगों की ग्रोथ करने के लिए, तो आपके पास टेक्निक है, तो यू कैन यूज एनीवेयर। बिल्कुल, बिल्कुल। विजय जी,
चूंकि बच्चों की बात कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया कि बच्चों को लेकर जो ऑनलाइन आपने भी काम लिया है उस पर कुछ जी, जी, बताएं जी। हमें। जी। जी। एक्चुअली क्या था कि हम साल के अंत में जो हमारे स्टूडेंट हैं वो बच्चों के जी। साथ वर्कशॉप करते थे, क्योंकि वो उनकी जी। टीचिंग का एक हिस्सा है। उसमें हम इवेल्युएट करते हैं कि साल भर उन्होंने जो सीखा है वो कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं। तो जी। त्रिपुरा में तो जब गर्मी की छुट्टियां होती हैं तो स्कूल्स में हम लोग कैंप लगा के करते हैं, और उसमें थोड़ा डिफरेंट है। 15 दिन हम उनके पर्सनालिटी ग्रोथ पे काम करते हैं बच्चों के, और 15 दिन जो है एक नाटक तैयार करवाते हैं बच्चों से। तो इसमें हमारे जो मेंटर होते हैं वो उनकी देखरेख में एक्सपर्ट होते हैं, उनकी देखरेख में जो स्टूडेंट हैं वो काम करते हैं। ये जो मॉड्यूल है वो हमारे टीआई संस्कार रंगटोली जो एनएसडी ने कुछ 25 सालों से उसको डेवलप किया है, उसमें से 15 दिन का मॉड्यूल इधर बच्चों की ग्रोथ के लिए, क्योंकि वहां पे जो करते हैं दिल्ली में वो पूरे 5 घंटे की वर्कशॉप होती है, 30 दिन की वर्कशॉप होती है। हम यहाँ करते हैं उसको 3 घंटे की करते हैं, और 1 महीने की है, लेकिन 15 दिन ही इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। यानी कि बेसिक उस आइडिया को यहाँ इम्प्लीमेंट करा के देखते हैं कि ये एक तरीका है बच्चों के साथ काम करने का, तो आप उसको कैसे करेंगे। तो वो वर्कशॉप थी। तो पिछले साल पेंडेमिक में क्या हुआ, मार्च में अचानक लॉकडाउन लग गया, तो अब हमारे लिए ये हुआ कि ये वर्कशॉप कैसे होगी। तो जल्दी से जल्दी हम लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया कि ऑनलाइन पे ये कैसे हो सकता है। तब नया नया अभी लोग प्रयोग कर रहे थे, शुरुआत कर रहे थे, तो हमने भी इसको इसको ऊपर काफी प्रयोग किया। और फिर हमने जूम और इसके ऊपर काफी स्टूडेंट के साथ मिल करके रिसर्च की और करके देखा। तो उसमें ड्रास्टिक चेंजेस मुझे उसमें पॉसिबिलिटीज दिखने लगी कि ये ऐसे ऐसे हो सकता है, क्योंकि हम लोग रोज अपने यहाँ करते थे उसको कि अगर ये बच्चे कर रहे हैं तो उधर से कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, बच्चों को कितनी स्पेस चाहिए, कब सिटिंग पोजीशन हो, कब स्टैंडिंग पोजीशन हो, कब जूम में आएंगे, कब ग्रुप में काम करेंगे। ये जो हमारी जरूरतें थी कि ग्रुप में कैसे काम करेंगे, तो जूम में हमको मिल गया कि वो ब्रेकआउट रूम्स मिल जाते थे, तो बच्चे जूम ब्रेकआउट रूम्स में चले जाते थे, और उनके लिए बड़ा पॉपुलर था ब्रेकआउट रूम बच्चों के लिए। और जो सिंगल सिंगल एक्सरसाइजेस हम कैसे उनको स्क्रीन पे देखेंगे, फिर ग्रुप में कैसे इम्प्रोवाइजेशन कराएंगे, कब बच्चे एंट्री करेंगे, आउट एग्जिट करेंगे। तो जब हम लोगों ने ये वर्कशॉप डिजाइन की और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ले गए, और इसके ऊपर भी एक्सपर्ट थे, वो हम 5-6 एक्सपर्ट हमने टीआई से रखे थे, वो उसको मॉनिटर करते थे। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे जो टीचर थे, मेंटर थे, उन्होंने भी कभी ऑनलाइन पे कभी इस तरह से किया नहीं था। ऑफलाइन की क्लासेस में तो हम फिजिकली एक्सपर्ट थे, लेकिन डर लग रहा था कोई भी एक्सरसाइज हमारी फ्लॉप कर जाएगी तो कैसे करेंगे। तो फिर उन लोगों ने बहुत दिनों तक हम लोगों ने इस पे ऑब्जर्व किया, लेकिन बच्चों का कमाल बहुत जबरदस्त था। उन्होंने इतनी तेजी से उसको अडॉप्ट किया उस सिस्टम को कि हमारी आधी मुश्किलें उन्होंने सॉल्व कर दी। बच्चे ही कब म्यूट करना है, अनम्यूट करना है, कब एग्जिट करनी है, कब एंट्री करनी है, कब कहाँ एक्सरसाइज में पूरे फुल होकर के दिखाना है, कब बोलना है, कब ऑफ रखना है। तो ये इतना इन्होंने हेल्प की बच्चों ने कि बहुत ही स्मूथली वर्कशॉप्स होने लगे, और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस, फिजिकल एक्सरसाइजेज, इम्प्रोवाइजेशन जो बच्चे नाटक बनाते हैं वो ये डेवलप करते गए वो धीरे धीरे इस वर्कशॉप में। और हमारे स्टूडेंट, हम लोग सब लोग नए थे, मतलब बच्चे भी इस ऑनलाइन के लिए नए थे, मेंटर भी नए थे, एक्सपर्ट भी, और जो स्टूडेंट थे जो बच्चों के साथ काम कर रहे थे वो भी नए थे। लेकिन ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि थिएटर एजुकेशन में आईसीटी इन ड्रामा भी होता है। वो तो हम लोगों ने पढ़ाई नहीं की उसकी, क्योंकि अब उसकी जरूरत होती है कि अब हमें करना चाहिए। इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात हम कर रहे हैं इन ड्रामा, कि ये जो जो हमारी जो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, ये कंप्यूटर और इसके जो डिवाइसेस हैं, जो इसके एप्स हैं, या जो इसके फैसिलिटीज हैं, इसको जो हमारे काम है, हमारा जो काम है ड्रामा एजुकेशन का, वो कैसे वर्क करेगा। अच्छा, ड्रामा एजुकेशन में कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो इसके ऊपर बहुत सटीक बैठ जाती हैं, क्योंकि हम थोड़ी देर प्ले करते हैं, फिर इस पर डिस्कशन करते हैं, तो आगे तो ये उसके बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटजी और कन्वेंशन थे जो इसके जूम पे बहुत आराम से हम कर पा रहे थे। तो वो मैच था, और वो पहले से होता था। एक्चुअली हमने जब विदेशों में जो रिसर्च किया तो उसमें पता चला ये पहले से लोग कर रहे हैं। मतलब विदेशों में क्या था कि जैसे जो ड्रामा टीचर होता है वो क्या करता है, क्लासरूम में भी टेक्नोलॉजी का यूज करता है। जैसे बच्चे घर चले गए तो उनको घर से भी कनेक्ट करके जोड़ लेते थे एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए, जैसे ड्रामा की कोई एक्स्ट्रा क्लास है, या डांस की कोई एक्स्ट्रा क्लास है, या कोई सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा क्लास है। तो विदेशों में तो आदत थी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों काम करने की बच्चों की। बच्चे मालूम
होता है कि खट से लेते थे, कोई टीचर उनको बच्चों को ऑनलाइन बुला लेता था तो वो बच्चे ग्रुप में आ जाते थे, टास्क पूरा कर लेते थे, जो बचा हुआ मान लीजिए स्कूल में नहीं कर पाए तो उनके यहाँ तो था, हमारे यहाँ नहीं था। हमारे यहाँ तो सुना ही नहीं था हमने ऑनलाइन कब क्लास कैसे करते हैं, वो भी ड्रामा। तो अब ये पता चला कि इसमें बहुत काम विदेशों में हो चुका है, यानी 90 से ये लोग काम कर रहे हैं। हम तो न अभी ये 20 में आकर के फंसे हैं, 19 में आकर के फंसे हैं, यानी 20 साल 30 साल पुराना इन लोगों का काम है। तब से वो लोग डेवलप कर रहे हैं, करते 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 अब वो डेवलप हुआ है उनका काम। तो हमारा काम, हमने इसको जल्दी से अडॉप्ट किया और इस साल से हम अब काफी इसमें एक्सपर्ट हो गए, क्योंकि अभी जो हमारी 1 साल की जो नया बैच आए, अभी जो बैच आने वाला है, अभी जो हमें मतलब एडमिशन लेंगे, उस एडमिशन में अभी हमने ये तय किया है कि हम ऑनलाइन अभी 4-5 महीने चलेगा, जब तक कि पेंडेमिक से सब कुछ ओके नहीं हो जाता, फिर ऑफलाइन पे आएंगे, यानी कि कैंपस ट्रेनिंग पे आएंगे। तो ऑनलाइन की तैयारी अब हम लोग बहुत तेजी से रिसर्च कर रहे हैं, पहले भी करते थे, लेकिन वो अब तो ये है कि करना ही करना है। विजय जी, जो ये एडमिशन की बात अभी की है, इसकी क्या क्राइटेरिया रहेगी आपके लिए? इसमें तो अभी ऐड आ जाएगा, तो उसमें ऐड में सारी नोटिफिकेशंस हैं एडमिशन की, लेकिन मैं छोटे में बता देता हूँ कि ग्रेजुएट होना चाहिए, थिएटर या टीचिंग में कोई अनुभव हो उनका, बच्चों के काम के साथ उनकी दिलचस्पी हो, रिलेट कर पाए बच्चों के काम को, और खुद क्रिएटिव हो। हमारे यहाँ ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई थिएटर में है काम कर रहा है या कोई एकदम फ्रेश है, लेकिन क्रिएटिविटी लेवल उसकी क्या है। कई बार क्या होता है, फ्रेश लोग होते हैं बहुत क्रिएटिव होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं तो वो क्रिएटिव होते हैं, उन्होंने थिएटर नहीं भी किया हो तब भी वो क्रिएटिव होते हैं, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग ये सब वो जानते हैं, तो थिएटर नहीं भी किया तो कर लेते हैं। लेकिन हमारी तरफ से जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि 10 साल थिएटर किया है लेकिन क्रिएटिविटी जीरो रहती है, वो कुछ सोच नहीं पाते, कुछ डेवलप नहीं कर पाते। उनको अगर डायलॉग दे दिया जाए रट के बोल देंगे, लेकिन कुछ उसके अंदर इम्प्रोवाइजेशन या डेवलपमेंट हो, कुछ नई सोच पैदा कर पाए, वो नहीं हो पाता। बच्चों के साथ जो लोग काम वही कर सकते हैं जो बच्चों से 2 हाथ आगे क्रिएटिविटी को लेकर के चलते हो, यानी बच्चों से 2 हाथ आगे आप सोचते हो, तब तो बच्चों के साथ काम कर सकते हैं। अगर बच्चों से 2 हाथ आगे नहीं सोचते हैं तो आप डल बनाएंगे बच्चों को। बिल्कुल बच्चों बिल्कुल। से चूंकि अब तो हम लोग जी बहुत अच्छी बात की, और समय भी मुझे लग रहा है हम लोग आ पहुंचे हैं अंतिम चरण में, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो बच्चे इस क्षेत्र में आ रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें? जैसा मैंने अभी पहले बोला कि आप ये जो कंपाउंडिंग वाली बात की आपसे, कि आप अपना ज्ञान और अपनी स्किल को डेवलप करें। इंस्टीट्यूट्स में आना है तो उसमें, यानी इंस्टीट्यूट में आने का मतलब ये कि आप ये सोच के आ रहे हैं कि आप और वास्ट नॉलेज लेने आ रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ने आ रहे हैं, बहुत कुछ जानने आ रहे हैं, और कम समय में बहुत सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है आगे उसको कैसे आप आगे ले जाएंगे। जैसे ये कोर्स है वो एक स्किल आपको देता है, इस 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 फिलॉसफी का, इस टूल देगा, टेक्निक देगा, लेकिन डेवलप आपको करना है। मैं रतन खेम जी की एक बात बहुत कहना चाहूंगा कि रतन खेम जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कि हमारा जो काम होता है वो होता है कि हम किसी भी स्टूडेंट को, जैसे लॉन्ग जंप कराना, 10 मीटर तक जंप कराने का इंस्टीट्यूट गारंटी लेता है, लेकिन 10 से 20 फीट ऊपर कूदना है तो उसकी इंडिविजुअल गारंटी उसको लेनी पड़ेगी जो आर्टिस्ट आएगा। ये उन्होंने एक उदाहरण दिया, यानी कि इंस्टीट्यूशन एक खास प्लेटफॉर्म पे खास चीजें के बारे में आपको अवेयरनेस करा देगा, प्रैक्टिस करा देगा और आपकी प्रशिक्षण करा देगा, लेकिन उससे आगे ले जाने का काम इंडिविजुअल का होता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप जब, जैसे हमारे स्टूडेंट है, कई स्टूडेंट पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं या काम को छोड़ देते हैं तो वो 0 लेवल पे पहुंच जाएंगे। जो इसको कंटिन्यूअस अपने डेवलप करता जाएगा वो आगे ना आगे कहीं ना कहीं उसको फायदा करेगा, लेकिन जो एकदम छोड़ देगा वो वापस 0, यानी कि जो वही बात मैंने आपको कंपाउंडिंग वाली कही कि उसको बढ़ाते रहना, एक के बाद आप डेवलप करते जाएं, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो आपको रिवॉर्ड देगा जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। विजय जी, मुझे लग रहा है शुभा जी कोई आपके स्टूडेंट ही हैं, वो कह रहे हैं कोई मैटर ऑनलाइन ड्रामा कार्यशाला करके आए थे विजय सर। हाँ, हो सकता हो आपने किया हो कोई।
एक हाँ, चीज हाँ, और हाँ। पूछ रही है, एक सवाल, हुँ, अगरतला जैसे इंस्टीट्यूट देश में और बनने चाहिए, कहीं कहीं कोई योजना चल रही है, पूछ रहे हैं। हुँ। देखिए ऐसा है कि एनएसडी ने बड़े मुश्किल से 4 सेंटर्स जी, बहुत मुश्किल से मैनेज कर पाता है और 4 सेंटर की पढ़ाई में है तो योजना है कि 11 खुलनी चाहिए, 20 खुलनी चाहिए, लेकिन जी, ये सांस्कृतिक मंत्रालय को तय करना है कि कितनी खुलनी चाहिए। अगर वो तय कर ले, बिल्कुल, उसका विल पावर जी, हो, पॉलिटिकली वो तय कर ले कि यार मुझे थिएटर एजुकेशन की को पूरे देश में खोलना है, तब बिल्कुल उस खोल सही। सकता है। लेकिन आप कहेंगे कि एनएसडी खोले, तो एनएसडी के ऊपर अगर प्रेशर आएगा तभी खोलेगा एनएसडी, अदरवाइज़ नहीं जी, खोलेगा। बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल। अपने मन से एक खोल दिया है। जी, 4 इंस्टीट्यूट्स और 4 सेंटर्स और चल रहे हैं। लेकिन अगर पूरे देश में चाहिए, पूरे प्रदेश में चाहिए, तो सांस्कृतिक मंत्रालय या एजुकेशन डिपार्टमेंट को तय करना पड़ेगा कि इस तरह बिल्कुल, की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसको कैसे करें? क्योंकि लोग भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए और इसके इसके जो फिलॉसफी और वो ट्रेनर हैं, वो भी लोग चाहिए। अ, बिल्कुल सही। ये तो उनकी बात बहुत सही है और एक बात मैं यहाँ यही कह दूँ कि जैसे मान लीजिए कि थिएटर एजुकेशन का जो ये विंग है, ये जी, एक्चुअली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा के अंतर्गत है। अगर मान जी, लीजिए ये एजुकेशन के अंतर्गत होता, तो जी, इसके फ़ायदे भी थे, नुकसान भी थे। नुकसान ये जी, थे कि ये पूरे देश में फैला देते, फिर इस पे कोई जी, काम नहीं होता। मतलब बिल्कुल, इसको कबाड़ कर देते या ये भी हो सकता था कि वो उसको बहुत अच्छे से मतलब एनएसडी के अंदर आने से घाटा ये है कि ये एक ही जगह सीमित है, फैलाया बिल्कुल। नहीं इसको। वो उसको फैला सकते थे, लेकिन उसमें जी, नुकसान जी, ये था कि उसका वो बहुत ग्राउंड नीचे भी जा सकता है। जैसे हाँ, बीएड कॉलेजेस में आप देखते हैं कि कैसे बिल पढ़ाई होती है, तो उसको इन जी, जनरल बिल्कुल, पढ़ा देते हैं, जैसे होता है, थ्योरेटिकली निश्चित, पढ़ा दिया, बस थ्योरेटिकली हो गया। जी, जी। तो ये अ, निश नुकसान-फ़ायदे दोनों हैं, तो बिल्कुल हुँ, है। देखिए शिक्षण से तो निश्चित ही जो आजकल देख रहे हैं सरकारी जो शिक्षण संस्थाएँ हैं, क्या स्तर है उसका। लेकिन मुझे लगता है कि एनएसडी जैसे ब्रांच में उसकी संख्या थोड़ी-सी बढ़नी चाहिए देश में। क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं लेकिन उनको प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाता है। तो जी, वो जी। शिक्षा भी प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन चूँकि एनएसडी हर आदमी पहुँच नहीं सकता, तो उनको थोड़े जी, से जी, जी, बिल्कुल सही छोटे कहा। लेवल पे ब्रांचेस की ज़रूरत है, मुझे लगता है ऐसा मैं सोचना इसीलिए चाहिए। इसीलिए जी, इसीलिए इसीलिए मैंने मैंने अभी इन फ्यूचर में मैंने ये जो जी, आपका आइडिया आप कह रही हैं ये मैंने सोचा है कि एक अपना यूट्यूब चैनल बनाऊँगा जी, जिसके अंदर ये जो आइडियाज़ हैं बहुत टेक्निक्स हैं, ये गाँव-गाँव में जी, लोग पहुँचे। यूट्यूब से ही पहुँच सकते हैं, हम जब उसमें कुछ एक वीडियोज़ बना के या ऐसे डालेंगे तो लोग उसको देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और बीच-बीच में कुछ इस तरह के वर्कशॉप्स अगर हम ऑनलाइन पे आयोजित करेंगे जैसे इसीलिए हम एक अभी एनएसडी ने और तैयार किया है ऑनलाइन टीचिंग जी, ट्रेनिंग 3 महीने का जी, जी, 25 दिन का जिसमें जैसे महिलाएँ हैं, घर पे हैं या टीचर हैं या बहुत सारे और भी गाँव दूर-दराज में हैं। बेसिकली ड्रामा एंड एजुकेशन का जो पेडागोजिकल थिएटर का जो कॉन्सेप्ट है, वो जी, उस 1 महीने में समझ में आ जाए। तो वो जी, उनके बिल्कुल, लिए होगा जो इंस्टीट्यूट नहीं आ सकते, जो जिनका चयन नहीं हो सकता या जो फुल टाइम नहीं दे सकते वो उनके लिए है। अ, इस तरह बिल्कुल, से कुछ आगे अब सोच रहे हैं कि इसको विस्तार देने के लिए, नहीं तो ये ध्यान जो है वो सीमित रह जाएगा अब क्योंकि वो 20 बिल्कुल, स्टूडेंट आते हैं, वो करते हैं, फिर भविष्य में वो करेंगे, नहीं करेंगे, इस काम को आगे बढ़ाएँगे, नहीं बढ़ाएँगे। ए एनएसजी का भी कोई गारंटी तो रहती नहीं है कि पास आउट होने के बिल्कुल। बाद वो करेंगे कि नहीं करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं विजय जी, हुँ, आपके जो अभी आपने विचार रखे इसका विस्तार होना चाहिए और अच्छी बात जी, है। जी, हम भी आप में से जी। कुछ लोग सोच के जब आगे कदम बढ़ाएँगे तो ये स्थितियाँ बनती हैं। आप नहीं मेरे निवेदन पे, मेरे मंच पे आए इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कुछ लोग हमसे जुड़े हुए थे, मैं चाहती हूँ कि उनको भी मैं आपसे उनकी भी मतलब उनको जी, भी जी। साधुवाद कर दूँ। जी, जी। सोमाली विष्ट जी, आपका बहुत-बहुत जी, स्वागत है, आप मुझसे जुड़ी। प्रदीप जी, पांडे, जी। धीरेन जी जुड़े हुए थे और बहुत सारे वैसे तो लोग जुड़े थे लेकिन जो लोगों ने मैसेज हुँ, लिखा मैं उनको पढ़ ले रही हूँ। धीरेन जी, सत्येंद्र जी, अखिल, डॉक्टर पूर्णिमा मालवीय जी प्रयागराज से जुड़ी थी। हुँ, हुँ, राम प्रताप राजपूत जी, अनूप जी, हुँ, हुँ, अ, और भी महेंद्र जी, शुभा जी जुड़े थे, हुँ, उन्होंने बहुत सारे प्रश्न भी किए हैं। कुछ लोगों ने प्रश्न हुँ। किए हैं, उसका उत्तर उचित समझ के डाल दिए। नीना त्रिपाठी जी, आपका बहुत-बहुत जी, आभार, आप लोग हमारे कार्यक्रम में जुड़ते हैं। संजय जी ने
कुछ सुझाव दिया है उसको मैं पढ़ के उनका उत्तर दे दूंगी। और इसके जी, अलावा जी। दीपिका दत्त जी, हिम्मत सिंह नेगी जी, वीरेंद्र हुँ, जी हैं एक, और राजीव लोचन जी। आप सबका हुँ, बहुत-बहुत हुँ, हुँ। आभार कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े, सुना और बड़ी सार्थक बात हुई। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपको आज आमंत्रित करके, क्योंकि मतलब शिक्षण पे तो अभी मतलब जो आपने अभी अपने उद्बोधन दिए, मुझे नहीं लगता कि शिक्षण पे किसी सब रंगमंच पे बातें किए थे, सब लोगों ने किए, कॉस्ट्यूम पे किए, उस पे हुँ। किए, लेकिन जो शिक्षण की जो एक नीति है वो आपने आपसे डिस्कशन करके बहुत अच्छा लगा, उसका निश्चित ही सब लोग लाभ भी उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुनः। चलिए सभी सुनने वालों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया और जी मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपके साथ और इस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं सबके साथ जुड़ पाया। ये एक बहुत जी अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, जैसे अभी कुछ लोग जुड़े हैं, हो सकता है बाद में और भी व्यूअर्स जुड़ेंगे और ये जी साल 2 साल तक लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ एक बार डॉक्यूमेंट हो जाती है तो फ़ायदा करती है। हम भी बहुत सारे यूट्यूब के चैनल में बहुत सारे पुराने-पुराने लोगों के अभी देख रहे हैं, तो फिर से देखते हैं जी तो ताज़ा हो जाती हैं यादें कि अब बहुत जल्दी बिल्कुल भूलने लगते हैं उन्होंने कब क्या कहा था, क्यों कहा था। तो बिल्कुल। ये एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है और इसका इस्तेमाल होना भी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि मैं भी शिक्षण के लिए इस प्लेटफ़ॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ताकि जी दूर-दराज़ गाँव में बैठे हुए लोग इस आइडिया का तो कम से कम सोच लें कि यार ये आइडिया है क्या? तो वो मिल जाए उनको। तो और इसमें कोई पैसा लगना नहीं है बहुत ज़्यादा। एक बिल्कुल प्लेटफ़ॉर्म है, बिल्कुल। इसका यूज़ करना है। जी, और मेहनत हमारी मुझे है। अभी आपने जो वर्कशॉप का सुझाव दिया ना वो बहुत अच्छा लगा। और कम से कम हम जा नहीं सकते तो इसी के माध्यम से हम जी, चीजों जी, को जी। व्यवस्थित कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ज़रूर, आपका ज़रूर। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।